नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आईसीजी की स्टेज 2 की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग अच्छे से पता है कि आज हम आपका आईसीजी की आपकी तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं। जैसे कि आप लोग अच्छे से तरह से जानते हैं, चाहे आपने दोस्तों जीडी का पेपर क्लियर किया है या फिर आपने डीबी का पेपर क्लियर किया हो या फिर आपने यांत्रिक का पेपर क्लियर किया हो, ठीक है। आपने किसी का भी पेपर क्लियर किया हो, आप सभी के लिए जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है भाई। आपको मैं बता दूं दोस्तों, हम इस पेपर में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसकी? असेसमेंट पेपर की, ठीक है भाई। असेसमेंट पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। असेसमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ, मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा केवल आपको उतना पढ़ लेना है, उतने से आपका पेपर जो है सफिशियंट आपका पेपर निकल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ, आज जो ये क्लास नंबर 1 रहने वाली है, ठीक है, क्लास नंबर 1 आपकी रहेगी, ठीक है भाई। और यह आज जो क्लास है क्लास नंबर 1 ओनली, जो आज की क्लास है केवल 1 जो रहेगी, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब पे भी मिलेगी और ठीक है, आपको जो मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जहाँ पे बना रखा है वहाँ पे भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे पेड बच्चे हैं तो वो परेशान ना हो, ये आज की क्लास केवल यूट्यूब पे रहेगी, बाकी की आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है। यानी वाईटी पे आपकी जो क्लास है केवल ये वाली क्लास ही रहेगी बस। उसके अलावा जो आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो बाकी की क्लासेस आपको जहाँ मिलेंगी वहीं पे मिलती है, ठीक है। यानी आपको पता है कि हमारा एक बैच है जिसमें अगर मैं बात करूँ स्टेज 2 की हम तैयारी कंप्लीट करवाना है, जिसमें आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जिसमें आपको पेपर कंप्लीट असेसमेंट पेपर की तैयारी करवाते हैं, साथ ही फिजिकल के लिए भी हम गाइड करेंगे आपको, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको बात करूँ तो मेडिकल के लिए भी गाइड करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 जो है आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी और आपको वहाँ पे भी मिलेगी, यानी हमारा प्राइवेट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो लेवल है मैंने आपको बहुत ही लो लेवल रखा है, ठीक है। नॉर्मल लेवल रखा है, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से आपको लगे कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। आगे के आने वाली जो क्लासेस होंगी वो आपको बहुत ही डीप में जाने वाली हैं, ठीक है। यानी डीप लेवल आपको जाने वाला है, ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो आप सभी की क्लास नंबर 1 है, लेकिन कल आपकी जो क्लास होगी वो आपको मैं बता दूं, बाकी की जो क्लासेस हैं आपको पता है कि रिकॉर्डेड ही क्लास मिलेंगी आपको, ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगा, जो बैच में ज्वाइन होगा उसको आपको उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बैच में ही, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आएगी, और जो इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगेगा मैं आपको वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। चाहे आप जीडी के लिए हो, डीबी के लिए हो, यांत्रिक के लिए, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर मुझे लगेगा तो मैं उनके लिए अलग से कुछ ना कुछ आपको इंतजाम करके दूंगा, जिससे कि आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाओ। इस चीज़ को मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी रही। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमने पिछला बैच पढ़ाया था, आप लोगों को पता है कि ओल्ड बैच हमने पढ़ाया था, ठीक है। अब ओल्ड बैच पढ़ाया था, अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है कि आपका जो स्टेज 2 का प्रोसेस स्टार्ट होना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप सभी का जो स्टेज 2 का प्रोसेस है, आप लोगों को पता है कि आपको काफ़ी डेट्स आपको मिल चुकी हैं, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि स्टेज 2 की जो डेट है, ठीक है, वो आपकी कितने तारीख से स्टार्ट है? 12 नवंबर से आप सभी का स्टेज 2 स्टार्ट है। और ठीक है, ये कितने तारीख तक चलेगा? आपका 21 नवंबर तक चलने वाला है, ठीक है भाई, 21 नवंबर तक। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आपका 12 नवंबर से पहले पहले, ठीक है, आपको जो 12 नवंबर की डेट है उससे पहले पहले आप सभी का जो कोर्स है, ठीक है, उससे वो बिफोर आपको कोर्स जो आपका कंप्लीट करवा जाएगा, ये बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, आपका कोर्स तो कंप्लीट होगा ही, ठीक है। जिसमें आपको जो ओल्ड बैच है, ठीक है, जो मैंने आपका पुराना बैच आपको पढ़ाया था 2002/2025, ठीक है, ये वाला बैच अभी पिछले टाइम ही पढ़ाया, ज़्यादा महीने हुए, 4 महीने हुए हैं बस, ठीक है, 3 से 4 महीने हुए हैं, उस बैच लगभग 4-5 महीने समथिंग हो गए, ठीक है। और वो बैच मैंने अभी आपको पढ़ाया कुछ समय पहले, ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो उस बैच की जो क्लासेस होंगी वो भी आप सभी को मिलने वाली हैं, ठीक है। यानी कल जो आपको क्लास मिलेगी वो आपको बैच में ही मिलेगी, कल बैच में ही मिलेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसकी जो क्लास है आपको बैच में ही मिलेगी और डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। एक क्लास आप सभी की ओल्ड बैच से मिलेगी और एक आपको मैं न्यू लूँगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो इस हिसाब से हम आपका सीक्वेंस में चलाएंगे, जिससे कि आपका जो सिलेबस है जल्दी से जल्द कवर हो जाए, ठीक है। जल्द से जल्द कवर हो जाए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, केवल और केवल 10 दिन बीच में है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द आप सभी की 15 क्लासेस हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूँ कि आपका लास्ट टाइम जब बचेगा, ठीक है, तो आपकी जो एक दिन में क्या होगा कि लगभग 2 क्लास भी करवाई जा सकती हैं, ठीक है। एक आपकी मॉर्निंग में, एक आपकी इवनिंग में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही अगर मैं बात करूँ क्लास जो अपलोड आपको मिलेगी, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्लास जो अपलोड होनी है आप सभी को, लगभग बात करूँ तो कितने टाइम पे अपलोड होगी आपकी जो क्लास अपलोड होगी, वो 8 PM पे अपलोड होगी, ठीक है। 8 PM पे आपकी क्लास अपलोड होगी, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पहली क्लास तो आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहली क्लास तो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब पे भी मिलेगी, लेकिन आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, वो हमारे पेड बैच में ही मिलेंगी, ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको पेड बैच में मिलेंगी, लेकिन आज की जो पहली क्लास है ये इसलिए मैं आपको यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, जिससे कि बच्चे अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, जिनको भी देखना है, ठीक है। बाकी
यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक लेवल रख रहा हूँ मैं, ठीक है। आज बेसिक लेवल रख रहा हूँ क्योंकि पहला दिन है इसलिए। बाकी आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो डीप, बिल्कुल डीप में ले जाने वाला हूँ। और आपकी जो क्लास है लगभग डेढ़ डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही आप सभी की क्लास रहेगी, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट तक जा सकती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी क्लास होने वाली है, ठीक है। और आपको सारे कॉन्सेप्ट में कवर करूँगा, ये भी मैं आपको श्योर तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। जिन भी बच्चों को ऐसा कुछ लगता है तो वो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई। ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ पिछले बारे में, आप थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बात कर रहा था कि आपको ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो आप लोग अच्छे से पता है कि मैं पिछले बैच में अगर मैं बात करूं 02/2025 जो बैच मैंने आपका पढ़ाया था, उस बैच में बात करूं तो टोटल 76 बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ठीक है। मैंने जो बच्चों पास कराए थे वो अगर बात करूं तो 70 बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने पास करवाया था, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इतना 100% मैं आपको रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बच्चा जो खुद से नहीं पढ़ेगा तो भाई उस चीज़ का वो खुद जिम्मेदार है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगा, देखिए असेसमेंट पेपर के लिए मैं गाइड करूँगा पूरी तरह से। तो आपको असेसमेंट पेपर में पूरी तरह से मैं जैसे कहूँ वैसे करना, आपको पेपर 100% पास होगा। साथ ही जैसे मैं आपको फिजिकल के लिए गाइड करूँगा वैसे आपको फिजिकल करना, 100% तरीके से आपका फिजिकल भी क्वालिफाई हो जाएगा। और मेडिकल में जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे आपको करोगे तो 100% कोई दिक्कत आप सभी के सामने आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीज़ें इस बैच में आपको मिलने वाली हैं। ऑलरेडी मैंने आपका पहले बैच जो पढ़ाया लगभग 90% सिलेक्शन रेट देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे 76 बच्चों से ज़्यादा मैंने 76 बच्चों को लिया था, जिसमें 70 बच्चे जो है यहाँ पे आपके पास कराए थे। और ये जो सीट हैं स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए अगर बात करूँ तो इसमें 50 अभी ऑफर चल रहा है, शुरुआत के 50 बच्चे, कुछ ही सीट आपकी रह गई हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सीट आपकी फुल होने वाली है, ठीक है ना। तो जल्द से आप एडमिशन ले लीजिएगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, बैच को परचेज करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। जिसमें मैं आपको स्टेज 2 की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बैच की जो फीस है वो 299 रुपीज़ यानी 299 रुपये आपकी फीस रहने वाली, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बैच में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं कि आप लगोगे, अगर आप यहाँ पे जब पेपर पास करके आओगे तो आपको इतना लगेगा कि हाँ मैंने अगर 299 खर्च किए तो उसका मुझे बेनिफिट मिला, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता दूं सेकंड पॉइंट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपकी रहेंगी, यानी जितना आपका एग्जाम में आने वाला है वैसे ही आप सभी को पेपर का पूरा पूरा फील हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई ऐसा ही पेपर वहाँ पे आया था। आप एक बार ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। साथ ही देखिए पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई हो सकता है तो डिजिट चेंज हो गया, ऐसा कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो बात करूँ जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उसी टॉपिक के आसपास आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 15 क्लास आपकी होंगी, जिसमें आपको मैंने बता दिया डेली क्लास होगी, ठीक है। जिसमें मैं आपको एक दिन के गैप पे आपको ओल्ड क्लासेस भी, आपका जो पुराना बैच पढ़ाया था वो भी आपको मैं देने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी। साथ ही आपको मैं बता दूँ, केवल जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। 94 12 62 47 33 हमारा नंबर है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है केवल वही बच्चा मैसेज करे, ठीक है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है केवल वही, ठीक है भाई। बाकी और क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज ना करें। अगर आप क्वेरी कोई आपकी डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी है मेरी प्रिंस गौतम, ठीक है, प्रिंस गौतम 347, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस नंबर पे आप इस आईडी पे आप चाहते हैं तो आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। लेकिन जिस बच्चे को बैच परचेज करना है केवल इसी पे मैसेज करे भाई। बाकी के मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि इधर उधर की बातें पूछते हैं भाई। जो बच्चा यानी जो कैंडिडेट ऐसा है, आदमी है जो मतलब हमारा इसको हैंडल करता है व्हाट्सअप को, तो वो दूसरा उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए आप उसके बारे में ज़्यादा उससे डिटेल ना पूछें, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको केवल बैच के बारे में जानकारी है, उसको बैच के बारे में ही बताया गया। तो आपको जो बैच लेना चाहता है वही बच्चा मैसेज करे। 94 12 62 47 33 आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जिस बच्चे को भी ज्वाइन करना है, ठीक है भाई। क्लियर। तो आज की ये पहली क्लास, यानी आज की बात करूँ तो ये पहली क्लास थी, तो इस वजह से क्या है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में क्या है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आएंगे और आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिसको मैंने आपको डाउट थे आपके, मैंने वो बता दिए हैं, ठीक है। क्लास का जो PDF होगा वो आपको जो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है, पेड आपको मैं टेलीग्राम पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पता है, पेड में आपको वहीं पे आपको PDF भी मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई उतना आपको पढ़ लेना है। बाकी जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ वैसे आपको करते रहना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, तो ज़्यादा इधर उधर की बातों पर नहीं जाना है और आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्लियर भाई। चाहे आप यांत्रिक के हैं, चाहे आप GD के हैं, DB के हैं, किसी से भी आते हैं आप, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेंगे आपको, ठीक है। ठीक है भाई। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी की क्लास नंबर 1, बहुत सारी बातें हो गई, आपके सारे डाउट्स मैंने आपके आई होप ले लिए होंगे। वैसे फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए आप क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 1 आप सभी की।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आपका इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आप सभी की रीजनिंग के, उसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद दोस्तों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप सभी की मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आप सभी के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग यहाँ पे पढ़िए और इसको खुद से भी अगर एक बार आंसर आपको आता है तो खुद से भी देखिए, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जो भी क्वेश्चन जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए आप लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपको अच्छी तरह से विजिबल होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक महिला की अध्यक्षता में, यानी महिला के बारे में सबसे पहले बात करा, महिला की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है, आयोजित किया गया था। यानी कौन से ईयर में आपसे किया गया था, ये आपसे भी से पूछा गया यहाँ पे। यानी अगर मैं बात करूँ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवर द वुमेन वाज हेल्ड इन। यहाँ पे आपको ईयर पूछा गया है। सबसे पहले आपको बताना है कि कब यह आपका आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ सबसे पहले दोस्तों, तो आपको इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें और पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले हम इसके ऑप्शन को ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके हम करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करूँ तो 1888 में बात करूँ तो जॉर्ज यूल जब यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, कौन थे, जॉर्ज यूल, ठीक है। कौन थे आप सभी के, जॉर्ज यूल, ठीक है। जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट थे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर बात करता हूँ, देखिए दोस्तों आपकी बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये तो आपके मेल थे, ठीक है। ये भी आपको बता दूं। तो ये फीमेल यहाँ पे पूछ रहा है क्या, फीमेल के बारे में, ठीक है। तो फीमेल तो आपकी थी नहीं, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों आपका दूसरा जो है आपका 1906 लेकर आया, ठीक है। यानी 1906 आपको लिख रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 1906। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो कौन थे उस टाइम पे, दादा भाई नौरोजी यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट थे। कौन थे, दादा भाई, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी हो गए, ठीक है भाई। आगे बात करें, जिन्होंने कहाँ पे अध्यक्षता की थी आपकी, कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ की थी, आपके कलकत्ता में इन्होंने आपकी अध्यक्षता की थी, ये भी आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। बात करता हूँ 1917 में, ठीक है। 1917 में बात करें तो एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी, ये भी आपको बता दूं, ठीक है। जो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता जी की, जो कि आपकी फर्स्ट फीमेल थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल थी आपकी, ये भी आपको बता दूं, ठीक है। कौन थी ये, आपकी फर्स्ट फीमेल, यानी पहली महिला अगर आपसे पूछता है तो पहली महिला यही हो जाएंगी, यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपसे पूछे ये भारतीय मूल की तो थी नहीं, ये आपका अदर कंट्री थी, ठीक, अदर कंट्री से आई थी ये, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय यानी इंडियन, अगर आपसे पूछे इंडियन, आपसे अगर फर्स्ट फीमेल पूछे, कभी भी आपसे इंडियन आपका फर्स्ट फीमेल पूछता है, ठीक है, इंडियन फर्स्ट फीमेल अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो वो कौन थी ये भी मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट फीमेल कौन थी आप सभी की, ठीक है, वो थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी आपकी, सरोजनी, ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू थी, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो कि आपका इन्होंने कहाँ पे अध्यक्षता की थी, इन्होंने की थी कानपुर में, ठीक है। कहाँ पे की थी भाई, कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आप सभी को, ठीक है, ये आपको मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों को 25 दिसंबर, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था कांग्रेस का 1985 में हुआ था। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ तो 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 25 दिसंबर 1885, ठीक है, 1885 यानी 1885 में आपका इनका पहला अधिवेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। और इसमें अगर मैं बात करूँ, आप लोग ये पूछोगे 1929 अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो इसमें आपका यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी आप सभी की, ये बात आप लोगों को पता है, यहाँ पे पास हुआ था, जो कि आपका लाहौर में हुआ था, ये भी आपको बता दूं, ठीक है, लाहौर में हुआ था, जो कि किन्होंने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यानी इस क्वेश्चन का अगर आपसे आंसर आप कभी पूछे तो अगर मान लो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक महिला की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है उन्होंने किसने किया था, आपका एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। ये आपकी पहली फीमेल थी, लेकिन ये अदर कंट्री से थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडिया से अगर फर्स्ट फीमेल पूछे तो आपको ध्यान रखना है सरोजनी नायडू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था जिसमें मैं आपको सारी चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन आगे आपको और भी चीजें बताता हूँ इसी क्वेश्चन में, जिससे कि आपको देखिए अगर मान लो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित अगर कोई भी, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका सेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे आए तो आपसे वो बच ना पाए, तो इसलिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको और भी चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है।
और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। साइड में आपको इसका पिक्चर भी मैंने लगा दिया, जिससे कि अगर आप पीडीएफ आपको मिले तो वो आप लोग यहाँ पे अच्छे से इसको देख सको और आप अपना इसका आंसर आराम से कर सको। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला जो अधिवेशन हुआ था इनका, वो हुआ था आपका 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ था। इनके जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है, फर्स्ट सेशन हुआ था जिसमें आप लोगों को केवल कितने बच्चों ने, सॉरी बच्चों ने क्या मतलब कितने लोगों ने अटेंड किया था ये आपका। ठीक है, डेलीगेट्स कितने थे, 72 थे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे अगर मैं बात करूँ तो अगला जो सेशन था वो 1886 में हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था। ठीक है, जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेशनल कांग्रेस और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड आपका इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, बात करें 1886 में, 1887 में बात करें तो मद्रास में इसकी आपकी ये हुई थी। साथ ही बात करें तो देखिए आपका ये कौन थे आप सभी के, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा ये प्रेसिडेंट थे उस समय पे। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिन्होंने मुस्लिम लीग को दे दिया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 1888 में देखें तो देखिए इलाहाबाद में हुई थी, जिसको जॉर्ज यूल के समय पे हुई थी। ठीक है, जो कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट आप सभी के थे। कौन से पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट आप सभी के ये थे। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो देखिए आपका 1896 में देखें तो जो कि कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रहमतुल्लाह एम सियानी के द्वारा हुई थी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया गया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, 1896 में। ठीक है, अगर बात करें देखिए 1905 में अगर मैं देखें, यानी 1905 में देखें तो ये बनारस में हुआ था। ठीक है, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के समय पे हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे। ठीक है, जो कि 1905 में आप सभी का बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ये भी आप लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों आप सभी के 1907 में बात करें तो सूरत में हुआ था ये। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जिसमें आप लोगों को बात करूँ तो देखिए पार्टी स्प्लिट इनटू द, यहाँ पे आप देख सकते हो मद्रा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही बात करें तो देखिए 1909 में बात करें तो ये लाहौर में हुआ था, जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 वाला। ठीक है, क्लियर। आगे बात करें 1911 में होता है, जो कि मेन आपको बता रहा हूं, मैं सारे नहीं बता रहा, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 1911 में आपका कलकत्ता में हुआ था, जो कि आपका बिशन नारायण दर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें जना गाना माना, ठीक है, जनगण मन आपका ये गाया गया था फर्स्ट टाइम, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कब गाया था, 1911 में। ठीक है, बात करें देखिए आपको 1916 के बारे में बात करें तो इसका जो है कहाँ पे हुआ था, ये 1916 में जो है आपका लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा हुआ था। ठीक है, उस समय पे ये प्रेसिडेंट थे, देख सकते हैं। लखनऊ पैक्ट जो है इसी में आपका हुआ था, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लखनऊ पैक्ट और आपका जॉइंट सेशन आप लोग यहाँ के मुस्लिम लीग का था, वो भी यहाँ पे आपका करवाया गया था। ठीक है, आगे अगर हम देखें यहाँ पे आप लोग देखोगे 1917 में, 1917 का भी कलकत्ता में हुआ था, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो यही आपका आंसर था, ये भी मैंने आपको बताया, जो कि पहली महिला थी फीमेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग में बताया। और 1925 में कलकत्ता में हुआ, लेकिन उसकी जो फीमेल जो महिला है वो आपकी इंडियन फर्स्ट वुमेन है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपका पहला क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखो कि भाई एक क्वेश्चन अगर हम इतना अच्छे से करवा रहे हैं, तो अगर मान लो आपसे कोई भी क्वेश्चन बच जाएगा क्या, आप बताओ। यहाँ से कोई क्वेश्चन बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से आपको करना, जैसे मैं आपको कराऊँ, बिल्कुल दिक्कत आपको लेनी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको करवाऊँ वैसे आपको कर लेना है बस। ठीक है, अपना उधर से ज़्यादा नहीं सोचना है कि भाई पेपर में क्या हो क्या नहीं, जैसे मैं आपको करवाऊँ भाई उसने आपको कर लेना, इससे ज़्यादा उधर उधर नहीं चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ चुका है जैसे कि। ठीक है, अब आपको इसको पढ़े, निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ठीक है, यानी अपने आपको अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करूं इसके गंगा के बारे में, ठीक है, सबसे पहले आपको गंगा दे रखी है, तो गंगा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये आपके गंगा कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर आप सभी की कौन सी है, आपके गंगा है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आएगी। साथ ही बात करें कोसी के बारे में, ठीक है, कोसी के बारे में आप लोग जानते हो, जो कि आपका बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, बिहार का शोक कहलाती है अगर मैं बात करूं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आएगी, तो बिहार का शोक आप सभी का कहलाती है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, मैं बोल रहा हूँ वो तो आप समझते ही हो। ठीक है, बात करते हैं दामोदर के बारे में। ठीक है, दामोदर के बारे में बात करें तो ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड आपका झारखंड। ठीक है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल का शोक है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल और झारखंड का आपका ये शोक कहलाती है। साथ करें बात करें गोमती के बारे में। ठीक है, गोमती आप लोगों को पता है, गोमती रिवर आपका पीलीभीत यूपी से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत यूपी से आपकी निकलती है। ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे लखनऊ में भी बहती है, इस तरीके से आप लोग इसको जानते हो। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसका आपसे आंसर पूछा है क्या कि मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो वो आपकी कौन सी रिवर है, वो आपकी बिहार की शोक जिसको हम बोलते हैं कोसी। ठीक है, कोसी रिवर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप इस पिक्चर में आपको ये भी देखना है, आपको इस पिक्चर में अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, जिससे कि आप एक आइडिया हो जाए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आपको
कोसी जो रिवर है वो आप लोगों को बात करूँ तो चाइना बॉर्डर से निकलती है और ये तब जाके आपका बिहार में घुसती है, तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पटना में यानी बिहार और गंडक भी आपका सेम यहीं से निकलती है और बिहार में घुसती है, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए गंगोत्री के बारे में बात करें तो देखिए ये रामगंगा होगी, ठीक है। ये लखनऊ से होके आप सभी की देखिए इलाहाबाद होके इस तरीके से यहाँ पे आपका मिल जाती है, ठीक है। घाघरा वगैरह ये यहाँ पे आप सभी की टोटल ये गंगा में मिल जाती है बाद में, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रामगंगा हो गई, ठीक है। और आप रामगंगा और गंगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये यमुनोत्री से निकलते हैं और आप सभी के इसमें जो है इलाहाबाद में ये ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। साथ ही देखिए यमुनोत्री भी सेम अगर बात करूँ तो ये इधर उधर होके आपका आगरा होके, ठीक है। और इसमें आप सभी के देखिए यमुना जो रिवर है इसमें आपके टॉन्स रिवर मिल जाती है और आप सभी की केन नदी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब नदी जो मिलके हैं ये टोटल कहाँ मिल जाती है, इलाहाबाद में आपके मिल जाती हैं और फिर ये गंगा में आपका यहाँ पे बढ़ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और ये कहाँ जाके गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे इन रिवर्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आप सभी से पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द रैंक ऑफ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, ठीक है। यानी भारत की आप सभी से रैंक पूछी गई आपका, इसमें आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 118 रैंक किस में, ठीक है। भारत की 118 रैंक किस में आपको ये भी जानना जरूरी है। मैं आपको सारे ऑप्शन को यहाँ पे टच करूंगा और उसका आपको डिटेल आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि मैं आपको आंसर टिक नहीं कर रहा, अगर मैं इसको आंसर टिक करूंगा तो 15 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन टिक करके बता दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको ये 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास किस लिए रहेगी, इसीलिए रहेगी कि जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो वो बच ना पाए, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलिए 118 नंबर अगर बात करें तो इसमें कौन कहाँ ये कौन भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें अगर बात करूँ तो ये आपका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसकी जो रैंक है आप लोग इंडिया की जो रैंक है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 118 है, ठीक है। 118 रैंक है भारत की, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अगर आपसे फर्स्ट में पूछे पहली रैंक किसकी है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, अगर मैं बात करूँ हैप्पीनेस एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है, वो आपका फिनलैंड है। कौन है आप सभी का, फिनलैंड, ठीक है, जो कि आपको पिक्चर में भी यहाँ पे दिख रहा होगा। फिनलैंड आपका टॉप पे है, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए 96 के बारे में बात करें तो 96 पे क्या है बात करें तो देखिए करप्शन परसेंटेज आप लोग परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हम सीपीआई बोलते हैं, ठीक है। सीपीआई इंडेक्स में बात करें तो सीपीआई इंडेक्स में अगर आप हमारा जो इंडिया है वो 96 नंबर पे है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैं ऑप्शन को आप टच कर रहा हूँ, ठीक है। सीपीआई यानी करप्शन, अगर बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बात करें यानी जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं, भ्रष्टाचार में जो इंडिया की रैंक है 96 है, जिसमें अगर मैं बात करूँ पहले नंबर पर अगर आप पूछोगे तो वो कौन सा है, वो आपका डेनमार्क है, ठीक है। है आपका डेनमार्क है, ठीक है भाई, डेनमार्क आपका पहले नंबर पे, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए 115 नंबर पे क्या है, 100 नंबर पे हम कहाँ पे लाई करते हैं, तो 115 नंबर पे लाई करते हैं ग्लोबल पीस में, ठीक है, ग्लोबल पीस, ठीक है। ग्लोबल पीस में हम अपना 115 नंबर पे आते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ग्लोबल पीस में जो है हम 115 नंबर पे आते हैं, ठीक है, जिसको हम वैश्विक शांति पुरस्कार, वैश्विक शांति सूचकांक बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको हिंदी में बता देता हूँ। और अगर आप इसको फर्स्ट नंबर पे अगर आप यहाँ से पूछते हो तो फर्स्ट नंबर पे कौन है आप सभी का, फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, ठीक है। टॉप पे कौन है, आइसलैंड, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपसे फर्स्ट पूछे तो आप फर्स्ट का भी आंसर दे दोगे और आपसे इंडिया की पूछे तो आप इंडिया की भी आंसर दे दोगे, ठीक है। मेन यही रहते हैं। 151 पे क्या है, 151 पे है आप सभी की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम प्रेस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें आप सभी की रैंक कितनी है, आप सभी की इंडिया की 151 है। लेकिन आपसे पहले नंबर पे पूछे, अगर आपसे फर्स्ट पूछ ले कभी भी टॉप पे कौन है, ठीक है, तो टॉप पे है आप सभी का नॉर्वे। कौन है टॉप पे, नॉर्वे, ठीक है भाई। ये बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने सारे ऑप्शंस को टच कर दिया, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको बचेगा नहीं, आपसे आप इसका आंसर दे दोगे। बाकी आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें आपको चीज़ें ही मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी से क्या कहता है, देखिए मैंने कुछ करंट के भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपके कुछ करंट मुद्दे भी आप सभी से पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा, एक क्वेश्चन के साथ में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है और बाकी आप लोग जानते हो, खुद ही देख रहे हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आपका यहाँ पे पूछा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, जिसको हम सीआरपीएफ का महानिदेशक कैसे नियुक्त किया गया, आपसे बी से ये पूछा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आपसे बी से पूछा डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हैज अपॉइंटेड, ठीक है। आप सभी से ये पूछा गया सीआरपीएफ को किसको अपॉइंट किया गया, ये आप सभी से पूछा गया। सबसे पहले हम इनको भी जान लेते हैं कि रोजर बिन्नी है कौन आखिरकार, ठीक है। रोजर बिन्नी अगर मैं बात करूँ तो इसके जो हेड हैं आप सभी की, ठीक है, वो कौन है आप सभी की, ये कौन है, बीसीसीआई के हेड हैं। किसके हेड हैं, ये बीसीसीआई के, ठीक है, बीसीसीआई के ये कौन है, हेड हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बीसीसीआई के हेड हैं।
आगे बात करूं, देखिए आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बात करें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो कौन है, ये हैं आप सभी के सीआरपीएफ के हेड। ठीक है, किसके हैं ये, सीआरपीएफ के हेड। ठीक है, ये सीआरपीएफ के हेड हैं। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमसे सीआरपीएफ का ही पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन हमें और भी जानना जरूरी है विनीत जोशी के बारे में। ठीक है, विनीत जोशी आखिरकार है कौन, तो विनीत जोशी हैं वो आप सभी के सीबीएसई के हेड हैं। किसके हेड हैं वो, सीबीएसई, सेंट्रल, आप लोग जानते हो सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसके हेड हैं। कौन है ये, हेड हैं। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आएगी, ये इसके अध्यक्ष हैं। बात करें सोनाली मिश्रा के बारे में, तो सोनाली मिश्रा कौन है, सोनाली मिश्रा हैं आप सभी की एक फीमेल। अगर बात करूं तो ये किसकी हेड है, ये आपकी आरपीएफ जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है ना रेलवे में, ठीक है, उसका जो है आपकी ये हेडिंग। ठीक है भाई, ये बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो क्लियर, तो यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे टच कर दिया है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ का, तो यहाँ पे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको पढ़िए और इसका आप खुद से अगर आप आंसर जानते हैं तो खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन बहुत से बच्चे जानते हुए होंगे, नहीं बहुत से बच्चे नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साइंस डे आप सभी से पूछा है कि नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे। ठीक है, आप सभी से ये पूछा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है। ठीक है, 22 मार्च को आप सभी का जो सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है। कौन सा सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, जल दिवस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे आपका सेलिब्रेट होता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 2025 की थीम क्या रही है। ठीक है, अगर आपको थीम भी जाननी है तो थीम भी मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि आपसे थीम भी पूछ ले। ठीक है, तो ग्लेशियर प्रोटेक्शन आप सभी की इसकी थीम रही है। क्या रही है इसकी, ग्लेशियर प्रोटेक्शन। ठीक है, ग्लेशियर प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, ये इसकी इस बार आपकी थीम रही है। ठीक है, इसका जो भाई अगर बात करूं थोड़ा सा, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो राइटिंग में तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, बिकॉज इसमें लिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता ही है। ठीक है ना, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं, बाकी मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका 12 मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है। 12 मार्च को अगर मैं बात करूँ तो वो आपका नर्स डे सेलिब्रेट होता है। क्या, इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे जो है आप सभी का सेलिब्रेट होता है। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए आप सभी का 1 फरवरी को क्या सेलिब्रेट होता है। अगर मैं 1 फरवरी को बारे में बात करूं तो 1 फरवरी को जो है आप सभी का इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट होता है, जिसको हम आईसीजी डे बोलते हैं। ठीक है, आईसीजी डे। ठीक है, आईसीजी डे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो आप लोग इनमें इसमें जाओगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो डे सेलिब्रेट होता है वो आपका 1 फरवरी को ही सेलिब्रेट होता है। ये भी आप लोग यहाँ पे बहुत ही जानना जरूरी है। ठीक है भाई, क्योंकि आप इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड में जानना भी होना जरूरी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया आखिरकार कब जाता है। ठीक है, आपसे पूछा अगर 28 फरवरी को अगर हम देखें तो 28 फरवरी को आप सभी का साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को ही आपका साइंस डे मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी से साइंस डे ही पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको एडिशनल भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, केवल इससे काम नहीं चलने वाला, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता दूँ। अगर आपसे कभी भी पूछे कि 4 दिसंबर को आपका क्या सेलिब्रेट होता है, तो 4 दिसंबर को आप सभी का नेवी डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, जिसको हम इंडियन नेवी डे बोलते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी डे आप सभी का सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि 8 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट होता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को देखिए आपका एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है भाई, इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अगर आपके थीम पूछ ले कभी भी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे की अगर आपसे थीम पूछे तो आपको मैं बता दूं इसकी जो थीम है आप सभी की क्या है, सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, यानी आपका कैपेबल, स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट। ठीक है, इसकी जो थीम हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप खुद से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे कभी भी पूछे कि 15 जनवरी को क्या सेलिब्रेट होता है। 15 जनवरी को अगर मैं बात करूँ तो आपका इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इंडियन आर्मी डे। ठीक है, इंडियन आर्मी डे आपका सेलिब्रेट होता है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो अगर आपकी जो इसकी जो थीम है वो आपकी है थीम समर्थ भारत, समर्थ भारत, समर्थ भारत और सक्षम भारत। ठीक है, इसकी जो थीम है समर्थ भारत और सक्षम भारत। ठीक है, इसकी जो थीम हो जाएगी वो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें से आपका कुछ भी पूछे तो आप इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। आप सभी से साइंस डे पूछा गया था जो कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी से क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, आज की जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कल से आपको क्वेश्चन डीप में मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली क्लास है इसलिए मैं आपको सिंपल रख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए अगर आगे बात करें तो देखिए आप सभी से पूछा गया है
कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ठीक है, आप सभी से ईयर पूछा गया इसका, तो आपको बता दूं देखिए ये जो आपका शुरू की गई थी वो आपकी 2014 में की गई थी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बात करें तो PMJDY बोलते हैं, शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो PMJDY। ठीक है, PMJDY बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप सभी को मैं बताऊं देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें आपका जीरो बैलेंस के अकाउंट आप सभी के ओपन किए गए थे। ठीक है, जीरो बैलेंस के आप सभी के जो अकाउंट हैं वो आप सभी के ओपन करे गए थे, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपने काफ़ी लोगों ने इसमें अकाउंट खुलवाया हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका जो उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बैंक से ऐड करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विस, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करें अगला जो है आप लोग क्रेडिट, यहाँ पे आप लोग फंड भी ले सकते हो। बात करें यहाँ पे आप लोग देखना चाहें तो फाइनेंशियल फ्रीडम लिटरेसी प्रोग्राम भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसके जो पिलर हैं वो आपके 6 पिलर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जनधन योजना के। ठीक है, पेंशन स्कीम भी आपको यहाँ पे पेंशन स्कीम सेक्टर भी था जिसमें आप लोगों को लोन भी मिल सकता था, फैसिलिटी यहाँ पे थी और माइक्रो इंश्योरेंस की भी सुविधा थी। तो यहाँ पे ये टोटल आपके 6 पिलर थे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलिए 2015 में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 2015 में आखिर क्या सेलिब्रेट यानी क्या आपका यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, तो 2015 में जो शुरू किया गया था वो आप सभी का अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। ठीक है भाई, अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी आपकी। ठीक है, जिसमें बात करूं तो देखिए इसमें क्या था कि 18 से 40 वर्ष के एज लोगों को जो है पेंशन आपको मिले। ठीक है, इतना कुछ इसमें आपको शुरू किया गया था। आगे बात करूं तो देखिए आगे आप लोग देखना चाहें तो 2016 में आपका स्टैंड अप स्कीम आपके इंट्रोड्यूस की गई थी, स्टैंड अप स्कीम। ठीक है, स्टैंड अप स्कीम। ठीक है, स्टैंड अप स्कीम आप सभी की यानी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आप सभी को बात करूँ जो SC ST कैटेगरी से लोग आते हैं, SC ST कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए बात करूँ तो जो फीमेल होती हैं, खासकर मैं जो फीमेल होती हैं उनके लिए बात करूँ तो देखिए जो फीमेल होती हैं उनको 10 लाख से लेके, ठीक है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, ठीक है 1 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता था। ठीक है, लोन मिल सकता था, लोन। ठीक है, लेकिन वो कब अगर बात करो तो ये भी किसके लिए मिल सकता था, ऐसे तो नहीं कि इसको आप खर्च कर लो, ये केवल जो भी आप छोटा मोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं। ठीक है, ये स्टार्टअप के लिए था केवल। ठीक है, स्टार्टअप भी उसमें आपको दिखाना पड़ सकता था, जो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। आगे बात करें देखिए आपका 2022 में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम आपका इंट्रोड्यूस की गई, अग्निपथ। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मेरे हिसाब से गलत निर्णय था। ठीक है, अग्निपथ योजना जो है शुरू की गई, जिसमें आप लोगों को पता है कि केवल कोस्ट गार्ड ही ऐसा है जो आपको परमानेंट आपको 60 साल तक नौकरी दे रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, अगर आप इनको देखोगे तो केवल और केवल ये जो अग्निपथ स्कीम थी जिसमें आपको केवल और केवल 4 सालों के लिए सेना में आप सभी को भर्ती कराने का इसका उद्देश्य था मात्र। ठीक है, यानी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे केवल 4 साल के लिए आपको इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी अभी देखते हैं आगे कि अगर जो रिटायर होकर आते हैं क्या है, बाकी इसमें 25% जो थे वो उनको रखा जाएगा, बाकी 75% जो है उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत गलत निर्णय है जो कि आप लोग जानते हो। चलिए जो भी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014 में ये शुरू की गई। बाकी आप लोग देख सकते हो आने वाली क्लासेस में आपको और भी जो योजना है वो आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के निम्न समूह में किस समूह में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है। ठीक है, आप सभी से पूछा है कि जो पुरुष की जो सबसे कम साक्षरता सबसे कम दर्ज कहाँ पे की गई है, आप सभी से ये पूछा गया है। यानी अकॉर्डिंग टू द सेंसस of India 2011 which of the following group of the state has been lowest male literacy rate। ठीक है, यानी lowest male literacy rate आप सभी से पूछा है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये पिक्चर में अगर आप देखना चाहो तो पिक्चर में भी थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं आपको पहले वैसे और चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको ये भी पिक्चर का भी समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो पहली जो जनगणना हुई थी, ठीक है, तो वो आप सभी की जो पहली जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, वो आपकी 1951 में हुई थी। ठीक है, स्टार्ट ये हुई थी कितने में, 1951 में। ठीक है, और लास्ट जो जनगणना हुई है वो आपकी 2011 में हुई है। कब हुई है आपकी लास्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी कौन सी है, फर्स्ट है, ये आपकी लास्ट है। इसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है आपका पॉपुलेशन कितनी थी, 1900 अगर बात करें 1951 में पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है 18.33% थी। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे ना, अगर आप फिलहाल देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसमें अगर 2011 में देखोगे तो लगभग बात करें तो 74.0% हो गई अभी पॉपुलेशन। ठीक है, यानी लगभग बात करें तो लगभग 4 गुना के आसपास जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई लगभग 1951 से लेके और 2011 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ आपको थोड़ा सा जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हम थोड़ा सा जानते हैं।
और चीज़ें क्या है, और चीज़ें ये हैं कि आपके देख तो बाकी अगर बात करूँ तो देखिए ये जो है आपका 2011 की जो जनगणना है जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जो कि बात करूँ तो देखिए इंडिया की जो कि 15वीं जनगणना थी जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें कॉस्ट अगर बात करूँ तो देखिए आप लोग इतने पैसे आप कभी के लगे थे जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। ठीक है भाई, अगर बात करूँ तो देखिए पर पर्सन कॉस्ट जो है आप सभी की 18 पॉइंट कुछ लगी थी, ठीक है। अब इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो, कुछ लैंग्वेज अगर आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन आप लोग यहाँ पे इसको एक बार खुद से भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको खुद समझ में आ जाए। इसको मैंने आपको इसीलिए जूम किया है जिससे कि आप खुद देखना चाहें तो खुद भी देख सकते हो, ठीक है। अगर हम 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो सेक्स रेशियो जो वो था, यानी कि मेल पे जो फीमेल कैंडिडेट थी उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो थी कितनी 933 थी, ठीक है। 933 2011 के अनुसार। लेकिन अगर हम देखें 2011 के अनुसार, सॉरी 2001 के अनुसार था, ये वाला 2001 के अनुसार था, ठीक है। 2001 के अनुसार था। और अगर हम देखें 2011 के अनुसार तो 2011 के अनुसार जो एक फीमेल अगर आप देखोगे तो 1000 पे जो है आपका, अगर बात करूँ मान लो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो जो देखा जाता है, मान लो 1000 मेल हैं और जो फीमेल है मान लो कितनी है, तो उस हिसाब से आपका सेक्स रेशियो देखा जाता है। तो 1000 पे जो है 940 फीमेल थी 2011 के अनुसार, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें 51% कुछ 51.54 आपके मेल थे और 48 पॉइंट आपका 48 जो है फीमेल थी। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो हम सेकंड नंबर पे हैं अगर 2011 के अनुसार देखें तो। वैसे तो मुझे लगता है कभी कभी हम भारत चाइना को भी पीछे छोड़ देता है पॉपुलेशन में, अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। कभी कभी होता है, आप करंट में चेक करेंगे तो ये चीज़ें तब पता चलेंगी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो हम सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन में है, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। और साथ ही आपसे पूछा है क्या, आपके पूछा है सबसे कम लिटरेसी रेट, तो आपको मैं सबसे पहले वो बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मेन आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे कम जो साक्षरता अगर मैं बात करूं तो सबसे कम साक्षरता अगर आपसे पूछे कभी भी, ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता, ठीक है, सबसे कम मेल लिटरेसी, ठीक है, पुरुष साक्षरता। ऐसी बात नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समझ में आकर सबको आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो भी बच्चा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे जो है आपका बिहार है। कौन है आपका? बिहार राज्य है सबसे कम जहाँ पे साक्षरता है मेल की, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आप सभी का अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा है आप सभी का? दूसरे नंबर पे आप सभी का अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो थर्ड नंबर पे है आप सभी का कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका थर्ड नंबर पे होगा मेल लिटरेसी रेट में, ठीक है। अगर आपसे कभी भी फीमेल का पूछ ले, यानी कि सबसे कम, लोएस्ट फीमेल, ठीक है, लिटरेसी रेट, ठीक है, इसको हम सबसे कम महिला साक्षरता, ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कभी भी, ठीक है, ये आप सभी से कभी पूछे तो सबसे कम अगर पूछे तो देखिए महिलाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे तो बिहार है ही है भाई, ठीक है। मेल लिटरेसी रेट में सबसे पहले पहले नंबर पे फीमेल में और मेल में दोनों में सेम है, ठीक है। बात करें लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका राजस्थान, ठीक है। कौन है दूसरे नंबर पे? आपका राजस्थान है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर आप फीमेल में पूछोगे तो झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? फीमेल लिटरेसी रेट जो लोएस्ट है वो झारखंड का है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा और भी चीज़ें बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको जगह करके अभी और चीज़ें समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपसे कभी भी ये पूछे, देखिए मैं जो भी आपको करवा रहा हूँ ना उसना आपको कर लेना है बस, मेल एंड फीमेल अगर आपसे कभी भी पूछे, ठीक है, मेल एंड फीमेल का अगर आपसे कभी भी डिफरेंस पूछे, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है आपसे ये पूछे, तो ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस अगर आपसे, सॉरी, सबसे ज़्यादा की बात करूँ, यानी सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है मेल और फीमेल में, यानी लिटरेसी में, तो अगर बात करूँ तो वो कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान और मेल में और फीमेल में बहुत ज़्यादा अंतर है, जो कि कितना है आप सभी का? 27.1% है, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछे सबसे कम अंतर कहाँ पर है, ठीक है, सबसे कम मेल लिटरेसी रेट जो है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल लिटरेसी रेट जो है सबसे कम कहाँ पर है, तो वो है आप सभी का मेघालय में, ठीक है। यानी मेघालय में मोस्टली जो मेल और फीमेल है वो इक्वल ही पड़े हुए हैं, थोड़ा सा अंतर है, यानी 3.1% जो है वो आपके अलग अलग हैं। बाकी सेंसस की अगली क्लासेस में आपको डिटेल में समझा दूंगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से पूछा है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो यहाँ पे आप लोग देखो तो उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल हटा दो। ठीक है, आपसे वैसे सबसे कम पूछा गया था तो बिहार और राजस्थान तो है नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे बिहार राजस्थान कहाँ पर है, आपको मेल में अगर बात करूँ तो राजस्थान तो है नहीं कहीं पे भी। ठीक है, तो वो आपका फीमेल में है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा क्योंकि आपसे फीमेल पूछा है, तो ये भी कट गया आपका, ये बी ऑप्शन नहीं होगा इस तरीके से। और उड़ीसा कहीं भी यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, तो इस तरीके से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बिहार, इसको एच है ये बिहार। ठीक है, बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश आप सभी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी से कह रहा है क्या कि कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम देख सकते हैं, नॉर्थ लेटीट्यूड पासेस थ्रू द मैनी स्टेट्स ऑफ, यानी कितने स्टेट से आप सभी से गुजरती है, आप सभी से ये पूछ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया के कितने स्टेट से गुजरते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग इससे खुद भी देख सकते हो यहाँ पे कि कितने राज्य से आपकी गुजरती है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका इधर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले नंबर पर आपका गुजरात हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखोगे तो ये आपका गुजरात हो गया दूसरे नंबर पे, तीसरे पे देखोगे तो तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश हो गया, चौथे पे अगर आप देखते हो तो यहाँ से होकर गुजर रही है इस तरीके से, यहाँ से चौथे पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, पांचवें पे अगर आप देखते हो तो पांचवें पे आपका झारखंड हो जाएगा, छठे पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद आपका बांग्लादेश आ जाता है, तो ये हमारा तो देश है नहीं ना हमारा राज्य है। ठीक है, तो 6 तो यहाँ तक हो गए आपके कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिपुरा आ जाता है और फिर उसके बाद मिजोरम आ जाता है, तो ये 7 नंबर हो गया और ये 8 नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सभी का म्यांमार आ जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आपका कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 8 आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से क्या कि क्वेश्चन नंबर 9 है द सनी, आप लोग देख सकते हो द सनी डे और एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि अब जो बायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, और बायोग्राफी क्या है कि जो दूसरे के द्वारा लिखी जाए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई, यानी कि सनी डेज ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाई विच द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर, आप सभी से ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि और जो बायोग्राफी हैं वो किन के द्वारा लिखी गई हैं, ये आपको जानना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए द सनी डे के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कपिल देव ने आप सभी की कौन सी लिखी है। ठीक है, बायोग्राफी अगर मैं बात करूँ तो किसने कौन सी लिखी है, तो अगर आपसे पूछे कभी भी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट, ऐसा तो है नहीं कि यही पूछेगा, हो सकता है कि जो ऑप्शन में हो वो भी पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये आपसे पूछ ले कभी भी तो ये किसने लिखी है, ये कपिल देव ने लिखी। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछे युवराज सिंह के द्वारा, तो ये युवराज सिंह के जो द्वारा लिखी गई टेस्ट ऑफ, ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द लगा लीजिए पहले। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, क्लियर। आगे देखें सुनील गावस्कर के द्वारा, तो सुनील गावस्कर के द्वारा ही आप सभी के द सनी डेज आप सभी की यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लेकिन कभी आपसे पूछे सौरभ गांगुली के द्वारा, सौरभ गांगुली के द्वारा बात करूँ तो सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, क्लियर, तो ये आप सभी की हो जाएगी। अगर आपसे कभी भी पूछ ले, और भी आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, और भी अगर आपसे कभी भी पूछे कि 281 बियॉन्ड, ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई आपके वीवीएस जो लक्ष्मण थे। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। ये इंडियन क्रिकेटर हैं सारे के सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी और भी बायोग्राफी हैं उनको मैं बाद में बता दूंगा, दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, आने वाली क्लासेस में आपको मिलती रहेंगी। प्लेइंग इट माई वे अगर आपसे कभी भी पूछे, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, जो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है भाई, अगर हम देखें तीसरे नंबर पे, आपका तीसरे नंबर का भी बताता हूँ, तो सिक्स मशीन जिसको हम बोलते हैं, सिक्स मशीन, जो कि अगर बात करूँ तो आप पहले अगर आपने आरसीबी में देखा हो, ठीक है, तो वो क्रिस गेल थे। ठीक है, कौन थे वो, क्रिस गेल, जो कि बहुत ज़्यादा छक्के लगाते थे। ठीक है ना, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सनी डे जो है सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई थी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आप सभी को बता दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है जीके का, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनेट निम्नलिखित में से पाया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन आज फाउंड इन विच द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कहाँ पे पाया जाता है, आप सभी से ये देख रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप सभी के सामने है, जो कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको अगर बात करूँ ये बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है एक मिनट।
अगर यहाँ पे देखोगे बेकिंग सोडा का अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उससे पहले आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे शायद हाइड्रोजन था या पता नहीं, कंफर्म, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो इसी में पाया जाता है आपका, ठीक है, क्लियर। आगे अगर मैं देखूं तो आप लोग यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, Na2CO3, ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बहुत से बच्चों ने, इंटू 10H2O, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, कार्बोनेट, इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। आप जिप्सम से आपसे पूछ ले कभी भी कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके से कुल मिला के 40 मिनट के आसपास हो गए, मिनट तो 30 ही हुए, बाकी जो चीज़ें थी स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा बताया था क्लास के बारे में, तो देख सकते हो, ठीक है। तो इतना लंबा आपको क्लास इसलिए ले रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। आप चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जैसा कि, ठीक है, आप सभी से पूछा है कि यदि टेस्ट, ठीक है, यानी आप सभी से कह रहा है टेस्ट, TAST को 30 लिखा जाता है, यानी 30 लिखा जाता है, और तो LAME को 20 लिखा जाता है, तो आप सभी से पूछा है कि फिगर को इस कूट में क्या लिखेंगे, यानी इफ टेस्ट इज, उसके बाद लेम इज, ठीक है, उसके बाद आपसे भी कह रहा है कि देन व्हाट इज द कोड ऑफ फिगर, ठीक है, फॉर फिगर, इसके लिए क्या कोड लिखा जाएगा, आप सभी से ये पूछा गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको ABCD का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ABCD देखोगे तो उस तरीके से यहाँ पे करते हैं, तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कोई पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको आपको प्रैक्टिस से ही आते हैं, ठीक है, जितने आपको की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना वो उसी से आते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का होता है रीजनिंग, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ तो टेस्ट के लिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो TASTE, हम यहाँ पे देखें TASTE, कितने अक्षर हैं आप लोग बताओ, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं, आप सभी की 5 हैं, ठीक है, ये 5 हैं। अगर हम इसको अगले नंबर से गुणा करें, यानी 30, 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये ठीक बैठ रहा है। अगर हम देखते हैं LAME, ठीक है, LAME अगर हम देखें, ठीक है, तो LAME में कितने अक्षर हैं, 4 हैं, ठीक है, और हम अगले अक्षर से गुणा करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी जो नंबर है उससे इनको पहले गिनना है, ठीक है, इनको पहले गिनना है, उसके बाद जो अगला नंबर है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम सभी का। अब फिगर में देखते हैं, क्योंकि हमसे फिगर का ही पूछा गया, FIGUR, ठीक है, FIGUR देखा, ठीक है, तो यहाँ पे कितने अक्षर हैं, टोटल 6 अक्षर हैं, 6 हैं, और हम पिछले क्या करते हैं ना, आगे आने वाले नंबर से गुणा कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, यानी 42 आ जाएगा। 42 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ही आपको भी करना है, बिकॉज इनका जो खेल है वो प्रैक्टिस का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप सभी से, ठीक है। अगर भाई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ कि आपको लैंग्वेज में फंसा दे, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेनी पेपर में, ठीक है। आगे बात करें, देखिए किस, यहाँ पे आप सभी से पूछा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, इन सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि MOCOFO का अर्थ है, यानी कि ये है, यानी इसका जो अर्थ है आप सभी का ये है, ठीक है, और इसका जो अर्थ है आप सभी का ये है, और इसका जो अर्थ है आप सभी का ये है। तो आप सभी से पूछा है स्मार्ट का क्या होगा, ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश इसलिए दोनों में भी लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर। आगे अब देखते हैं आपका इसमें क्या है, कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको क्वेश्चन को करते टाइम ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आप इसको आराम से करोगे तो कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले बात क्या होती है इसमें, देखिए कॉमन देखना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ भी कॉमन होती हैं और यहाँ भी कॉमन, ठीक है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, ठीक है, तो हमें यही देखनी पड़ती है, और यहाँ भी होने और यहाँ भी, तो ये दोनों जगह आपको चेक करना है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तो MO तो यहाँ पे दिख नहीं रहा कहीं भी, ठीक है, और ना ही यहाँ पे CO दिख रहा, तो यहाँ पे FO दिख रहा है और यहाँ पे भी FO दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, क्या राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या इस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे इस देखें तो यहाँ पे भी इस देखें तो यहाँ पे कॉमन है ना, स्मार्ट कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसका मतलब होगा ना, ये FO का जो मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, FO का जो मतलब हो जाएगा वो इज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, FO बराबर क्या हो जाएगा आप सभी का इज हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। आगे
आगे देखते हैं, ठीक है। और हम इसी तरीके से सब में चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। सभी में चेक करना है, ये नहीं कि एक में चेक करना है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, अब हम इसमें देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। एफ ओ कॉमन दिख रहा है, नहीं। जे ओ जेड जेड कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, श्याम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, श्याम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि और कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि इस भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, ना लेट दिख रहा, ना कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो श्याम का जो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे श्याम का पूछे तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम का जो कोड हो जाएगा वो जेड ओ हो जाएगा, ठीक है। श्याम का कोड जेड ओ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे बताऊं, आपको पहले समझना है, बाकी समझ में आ जाएगा बाद में, ठीक है। आंसर जब आएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैं देखूं तो इसी तरीके से आपको पूछा है आर एम, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पे और क्या कॉमन दिख रहा है। अब इस वाले में और इस वाले में कॉमन देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले में और इस वाले में अगर हम कॉमन देखें तो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एमओ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी एमओ कॉमन दिख रहा है। और हम यहाँ पे राम देखें तो यहाँ पे भी राम। तो मतलब इसका क्या होगा कि राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एमओ हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा स्मार्ट। स्मार्ट आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, स्मार्ट आपको मेरे को यहीं नजर आ रहा है, बस इसके अलावा कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और कहीं तो दिख ही ना रहा ना। तो स्मार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्मार्ट में अगर मैं बात करूँ तो एफओ का ऑलरेडी हम एफओ का मतलब निकाल चुके हैं, क्या है, एज का मतलब क्या है, एफओ, ठीक है। तो इसका तो ये होगा नहीं, ठीक है। और एमओ का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, एमओ का क्या है, राम है, ठीक है। एमओ का क्या है, राम। बचता क्या है, अब बच बताओ, बचता क्या है आपका, सीओ बचता है। तो स्मार्ट का क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आपका सीओ हो जाएगा, ठीक है, सीओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा, लेकिन ये दबा हुआ है आंसर नीचे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से इसको आंसर आपको करना पड़ता है, ठीक है ना भाई। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप केवल 1 मिनट में इसका आंसर दे लोगे, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी से कहता है क्या कि 29 @ 12 बराबर कितना है, 34 है, ठीक है। और 57 @ 38 बराबर कितना है, आप सभी का इतना 38 है, ठीक है। अगर मैं देखूँ 45 @ बराबर कितना है, 32। तो आप सभी से पूछा है क्या कि आपका 67 @ 49 बराबर क्या होगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि इसमें आपका पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। देखिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि पैटर्न हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप इनको देखें, देखिए जैसे कि हम देखते हैं 29 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं 12 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। 29 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 बचेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो पैटर्न बैठ नहीं रहा, लेकिन एक ऑप्शन हम कर सकते हैं कि हम इसमें 2 की गुणा करें। अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो 34 बैठता है, बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ मुझे लगता है कि ठीक बैठता है। चलिए दूसरे में भी फॉलो करके देखते हैं कि फॉलो होता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि @ की जगह पे माइनस रखना है और उसके बाद जो नंबर आएगा उसके 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर। मैं आपको समझा देता हूँ अभी, थोड़ा सा पहले इसको करके देखता हूँ फिर फिट बैठता है या नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे जैसे कि यहाँ पे 57, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 57 देखते हैं और 57 में से अगर हम यहाँ पे 38 माइनस करें, ठीक है। 38 38 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 19 बचेगा, ठीक है। 19 बचेगा और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मुझे लगता है ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी 34 था और यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे भी 38। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे लग रहा है पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे 45 है। अगले को देखते हैं हम थोड़ा सा। 45 में से अगर हम 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो लग रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ तो इसको न, इसमें जो सीरीज बन रही है वो कौन सी बन रही है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर इंटू 2 बराबर थर्ड नंबर, ठीक है, बराबर थर्ड नंबर। इस तरीके से यहाँ पे आपको सीरीज बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि जैसे आप सभी से पूछा है 67, ठीक है। 67 आप सभी से पूछा है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देखना चाहें तो 67 है। अब 67 में से हम 49 माइनस करेंगे, ठीक है। 49 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है। 49 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 18, ठीक है। यानी 18 बचेगा। और यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया था 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 हमारे ऑप्शन में है किसी में, बिल्कुल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि गौरव जो है, यानी सबसे पहले गौरव आप लोग देखो तो उत्तर की तरफ इस तरीके से अगर कभी भी क्वेश्चन आप सभी से दिशा वाला पूछे तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है, ठीक है। एक चीज आपको ड्रॉ कर लेनी, ये वाली, ठीक है। इधर आपका क्या होता है, ईस्ट, जिसको हम पूरब बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बोलते हैं, जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। इधर आपका नॉर्थ यानी उत्तर होता है, इधर आपका साउथ यानी दक्षिण होता है, ठीक है। ये चीज आपको ड्रॉ जरूर कर लेनी, जिससे कि आपको एक आइडिया रहेगा कि आप किस किस वहाँ पे दिशा में खड़े हो, ठीक है ना। ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब मान लो यहाँ पे जैसे कि आपका कह रहा है कि गौरव जो है, अब मान लो कहीं भी खड़े हैं, बिल्कुल आप ये सोचो कि यहाँ मिडिल पॉइंट पे खड़े हो आप लोग, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ है क्या, गौरव खड़ा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे खड़े हुए हैं, यहाँ गौरव खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गौरव खड़ा हुआ है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी अब ये क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे आपको करना है बस, इसके अलावा अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाना, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गौरव उत्तर, कह रहा है गौरव जो है 10 मीटर उत्तर की, उत्तर कहाँ पर है आपका, उत्तर ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर आपको देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे ना ऊपर की तरफ, तो कितना जाएंगे 10 उत्तर की तरफ चल दिया, चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर मुड़ेगा, तो बाएं इधर ही होगा ना बाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी इधर इधर आपका फेस होगा सामने की तरफ, तो बाएं तो इधर ही होगा, लेफ्ट आपका, ठीक है। तो बाएं हाथ इधर होगा ना, तो इधर मुड़ जाएगा। कितना मुड़ रहा है वो आपका 20 मुड़ रहा है, ठीक है। कितना मुड़ रहा है आपका 20 मुड़ गया, ठीक है, 20 मीटर मुड़ गया। फिर क्या कह रहा है 20 मीटर चलता है, फिर पुनः 20 फिर पुनः बाएं मुड़ता है, फिर दोबारा से चलो बाएं मुड़ गया, कोई बात नहीं, बाएं मुड़ गया, ठीक है, दोबारा बाएं मुड़ गया, ठीक है, बाएं मुड़ गया और 10 मीटर चलता है। फिर कितना मुड़ा है 10 मीटर, फिर दोबारा से चलो, चलो भाई चलते हैं दोबारा 10 मीटर। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ा। अब फिर कहाँ मुड़ा भाई, अब यहाँ पे इसका फेस है, ठीक है, इधर साउथ की तरफ इसका फेस है। अब अगर आप साउथ की तरफ आपका फेस होगा तो इधर आपका लेफ्ट होगा, ठीक है, इधर आपका लेफ्ट होगा और इधर आपका अगर देखोगे तो इधर राइट होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है ये कह रहा है कि अब यहाँ अब की बार कहाँ मुड़ा है कि लेफ्ट नहीं मुड़ा, बल्कि राइट मुड़ा है, यानी कि दाएं मुड़ा है। तो दाएं इधर हो जाएगा आपका, दाएं इधर हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो उसके बाद कितना मुड़ा है 10 मीटर, फिर तो दोबारा दाएं मुड़ के फिर 10 मीटर फिर से चलता है, कितना कितना चलता है 10 मीटर। अब पूछ रहा है क्या, अब वह, ठीक है, वह अब अपनी मूल स्थिति से, यानी कि जो आपका उसका जो ओरिजिनल पॉइंट था, ठीक है, ओरिजिनल जिसकी पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर है, ठीक है। आप सभी से इसकी डिस्टेंस पूछिए, ठीक है ना, आप सभी से इसकी क्या पूछिए, डिस्टेंस पूछिए, ठीक है ना। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे देखो, अगर आप इससे करोगे तो इस तरीके से नहीं, हमें पता है कि देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 10 मीटर चल रही है हम, ठीक है, यहाँ से। और हम यहाँ से अगर हम डायरेक्ट जाएंगे इधर तो ये क्यों, ये इतना बराबर था क्योंकि यहाँ पे भी बराबर चले हम 10, तो इधर भी बराबर चले, तो ये तो बराबर हो गया। अब सीधी सी बात है, हम यहाँ से घूम के ना जाके हम यहाँ इधर से भी चल सकते हैं, सीधे जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना हो गया 20, ये 20 हो गया भाई, ठीक है। और अगर हम इसमें तो टोटल आपसे भी से पूछा है, और 20 यहाँ से चला और 10 आगे को चला, तो टोटल कितना चल गया 30 चल गया। तो 30 चल गया तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होता है ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नॉन वर्बल रीजनिंग से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन आप सभी से कहता है कि कौन सी आकृति, ठीक है, आकृति प्रश्न पैटर्न को पूरा करेगी, आप सभी से पूछा गया, यानी कि विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर, ठीक है, आप सभी से ये पूछा है। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले कि ये पैटर्न कर क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये घुमा फिरा के बात कर रहा है, ठीक है, घुमा रहा है इधर उधर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें पता करनी है ये जो स्टिक दे रखी है, लाइन जो दे रखी है, ठीक है, ये जो लाइन दे रखी है वो कितनी लाइन है। हम देखें तो 1 2 3 4, 4 लाइन है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 लाइन है। चलो अगले में देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हैं टोटल। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाइनें यानी इसमें देखें तो 4 लाइनें, इसमें देखें तो 5 लाइनें। इसमें देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी है 6 लाइन। इसमें भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 लाइनें, यानी इस तरीके से क्या है कि इसमें +1 कर रहा है, ठीक है। इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, तो अगले वाले में भी +1 करेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका 7 आएगा। अब यहाँ पे 7 लाइन वाला आएगा, तो 7 लाइन वाला देखना है सबसे पहले कहाँ पर है। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लाइन है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है आपका 7, ठीक है, चलो ये हो सकता है। अगर हम इधर देखें हमें दोनों देखनी भाई, दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये 8 हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितनी हो गई आप सभी की 8 हो गई, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 8 हो गई, लेकिन हमें दोनों तरफ बराबर करनी है, तो ये 7 होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, चलो ऊपर तो 7 होगी, नीचे देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नीचे 6 हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखूँ तो 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 7 है, ठीक है। नीचे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 7 है। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे दोनों बराबर होनी चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर होना जरूरी है, तो इसलिए क्या है कि आपको लाइन को गिनना था, बस इतना खेल है। अब ये खुद से करोगे तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैंने जो समझाया तो थोड़ा 1 आध मिनट लग गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए परस्पर दो स्थापित आपको करना है, इनकी जो नंबर आपको दे रखे हैं इन नंबर्स को आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है। ये जो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, ये आपको जो नीचे नंबर दे रखे हैं कि आपको इनको चेंज करके आपको एक इसको नंबर को लेके आना है, ठीक है। अब लेके कैसे आना, चलो इसको ट्राई करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कितना है 600। सबसे पहले हम देखते हैं जो नंबर है उसे ठीक ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है हमारा 672 है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर आपको दे रखा है इस नंबर को यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या करना है कि जो 39 आपका दे रखा है उसकी जगह पे आपको 29 रखना है, और जो 29 है उसकी जगह पे 39 रखना है, ठीक है। चलो हम करके देखते हैं, ठीक है। 672 डिवाइड बाई 7, ठीक है, और इंटू 7 8 प्लस 39 की जगह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 29 रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे 29 और 29 की जगह पे 39, ठीक है। 38, ठीक है, यहाँ पे 38 रख दिया। अब देखते हैं क्या 557 आता है, 597 में आता है नहीं। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56, 7 9 63, ठीक है। तो 63 हो जाएगा। 63 यानी कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आप सभी का 4 बचेगा। 9 बार कट जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, ठीक है। 9 बार कट जाएगा, 7 9 63। उसके बाद बचता कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 42। तो कितना हो जाएगा 7 6 42, तो ये 96 हो गया। अब 96 को 8 से मल्टीप्लाई हम करें, ठीक है। 96 को और हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा तो 8 6 48 का 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 9 72, ठीक है। 72 और 4 76 हो गया, ठीक है। आप इसमें माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे -9 आएगा, और आप इसमें -9 करोगे तो देखिए बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, जो कि मेरे हिसाब से ये 597 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इसका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई इसको करने के लिए इसको ऑप्शन खुद से रखने पड़ते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन रखे इसको आप खुद से करोगे तभी पता चलती है। बिना ऑप्शन रखे इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो खेल है वो ऑप्शन रख के ही देखने का पड़ता है, ठीक है। चलो अब ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, तो इस हिसाब से हम देखते हैं अगला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चलो अगला ऑप्शन है कि यहाँ पे 7 की जगह पे हम 8 रख के देखते हैं। चलो अगले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपकी 672 है, उसके बाद डिवाइड बाई 8, ठीक है। 7 की जगह पे मैं 8 रख देता हूँ, 8 की जगह पे 7 रख देता हूँ, ठीक है। इंटू कितना है हमारा 7 रख देते हैं हम 8 की जगह पे 7, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको चेंज करना है। उसके बाद 38 माइनस 29, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि 597 आता है या नहीं। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो 8 8 64, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, ठीक है। बचा कितना 3, और आप 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, यानी कि 84 बार आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इंटू 7, ठीक है। प्लस आपको देखें तो 38 माइनस 29 हो गया, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे आप लोग करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप सभी का, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा दो, ठीक है। और 8 7 8 56 और 2 58, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, 588 हो जाएगा। और आप इसमें से इसको मल्टीप्लाई यहाँ से इसको आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, फिर 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, इसमें से इसको जब घटाओगे तो 9 आ जाएगा। और आप हमें सिंपली क्या करना है, ठीक है। इसमें आपको 588 में 9 अगर आप ऐड करते हो तो 597 में आ ही जाएगा, बात खत्म। तो देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है 597 है, बिल्कुल यहाँ पे इसके बराबर बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बी ऑप्शन होगा वो एकदम ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी से फिगर का ही पूछा गया है। यहाँ पे आप सभी से पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो छवि से संबंधित है, यानी कि ये जो फिगर है आपका इससे संबंधित है और ये फिगर इससे संबंधित है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। आप सभी से ये पूछा गया है। सबसे पहले हमें इसको देखने के लिए, सबसे पहले कभी भी पैटर्न आप सभी से ये पूछे तो आपको ये देखना होता है कि ये जो पैटर्न है, जो भी आपका पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे आपको ये होना चाहिए, यानी इसमें और इसमें क्या चेंज किया गया, यहाँ से लेके आप यहाँ तक गए तो उसमें क्या चेंज जो है, और सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इस चिन्ह को ही देख लेते हैं। अगर बात करें तो ये जो उठ के कहाँ हो गया, इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो अब ये वाला अगर मैं देखूं तो ये वाला जो है कहाँ पे आ गया, ये इधर पहुंच गया, सामने पहुंच गया, ठीक है भाई। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एस है, एस को हम इधर ले जाएंगे, बिल्कुल इधर, ठीक है। तो हम देखें तो एस कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे है,
यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल एस से तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पैटर्न यहाँ पे सेट बैठता है, एस से तो हम हटा ही देते हैं, ठीक है, एस को हम बिल्कुल साइड कर देते हैं, ठीक है, एस से हमारा आंसर नहीं आएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, यानी ये वाला सामने चला जाए, ठीक है, अब ये वाला इधर चला जाए, तो अब इधर ये एन है, अब एन वाला इधर जाएगा, तो एन इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और एन यहाँ पे कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे जेड है, तो ये ऑप्शन हट गया यहाँ से, ये यहाँ पे एन है, ठीक है, यहाँ पे है जे नहीं, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो यहाँ पे इस तरीके से हट गए अब, ठीक है, यानी अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, ठीक है, अब हमारे पास ये ए ऑप्शन बचा और हमारे पास सी ऑप्शन बचा, ठीक है, अब क्या करना है, अब हम सी में देखते हैं अब क्या हमारे पास और बचता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई इसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अब इसको देखते हैं, ये वाला ओ को आगे देखें तो ऊपर पहुंच गया ओ, ठीक है, अब ये ऊपर पहुंच गया, तो हमें जेड क्या करना है, ऊपर पहुंचाना है, जेड ऊपर पहुंचाना है, जेड ऊपर पहुंचाएंगे तो कहाँ पहुंचाएगा, जेड यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हट गया, अब जेड यहाँ है, बिल्कुल है, तो इस तरीके से क्या है कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से आपको देखना होता है और इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी से क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख, ठीक है, परिवहन कार और जहाज के बीच संबंध सर्वोत्तम निरूपित करता है, आप सभी से ये पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लो ये आपको ड्रॉ कर लेना, ये आपका मान लो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, आप सभी का ये जहाज सॉरी ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जिसको हम परिवहन बोलते हैं, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले आपको ड्रॉ ही करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप मुझे एक बात तो क्या ट्रांसपोर्ट जो है कार वगैरह ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है, तो ये इसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, इसके अंदर आपकी कार आ गई, ठीक है भाई, चलो इसके अंदर कार आ गई। अब उसके बाद जहाज बताओ, जहाज भी ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है या नहीं आता, क्या जहाज ट्रांसपोर्ट से अलग आ जाता है, बिल्कुल आता है भाई, आप बताओ जहाज जो है, ठीक है, वो आपका शिप जो है आप सभी का, ठीक है, वो भी तो ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आएगा ना, तो वो सीधी सी बात है, तो इसमें जो है आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा फिगर बैठ रहा है, ये बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पे अलग तो है ही नहीं है और ज्वाइंट भी नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या रीजनिंग का, कि यहाँ पे आप लोगों को जो आपका नंबर दे रखा है, यानी कि निम्नलिखित संख्या में गलत पद आपको निकालना है, ठीक है, आपको बताना है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर, ठीक है, यानी कि रॉन्ग टर्म फॉलोइंग द नंबर सीरीज, ठीक है, आप सभी से पूछा है कि ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इनमें आपको कौन सा पैटर्न ऐसा है जो गलत दे रखा है, ठीक है। चलो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले इस सीरीज को ही आप अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है, जैसे 128 है, ठीक है, 128 में अगर आप यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, अगर मैं बात करूँ 130 में, अगर हम देखें यहाँ पे 130 में अगर हम कितने ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखें तो यहाँ पे अगर हम कितना ऐड करने हैं, यहाँ पे 4, फिर हम 8 ऐड करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी 16 आएगा, तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे, ठीक है, और 16 के बाद यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 32 ऐड करेंगे, ठीक है, 32 ऐड करेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी आप 142 में अगर आप 16 ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है यहाँ पे, तो 158 आता है, 158 आता है नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 156 दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा है गलत पद, यानी रॉन्ग पैटर्न आप सभी से पूछा है, तो रॉन्ग पैटर्न तो यही हो जाएगा ना। चलो अब 158 में हम अगला पैटर्न भी देख लेते हैं, क्या 32 ऐड करने पे, क्या 32 ऐड करने पे ये 190 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, देखिए 0 9 और 1, ठीक है, 190 आ रहा है, तो मतलब क्या है कि इसी पैटर्न में गलती है बस, और किसी पैटर्न में गलती नहीं है, बाकी ये बाकी सारे पैटर्न एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, यानी कि डबल डबल करते जा रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न ऐसा है जो कि 2 माइनस कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा था कि ऐसा कौन सा टर्म है जो फॉलो नहीं कर रहा, तो फॉलो कौन सा टर्म नहीं कर रहा, 156 नहीं कर रहा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा नीचे हो जाए भाई, ठीक ठीक है, आप सभी से क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि दिया गया वैन आरेख उन मित्रों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें घटना में गुलाब, ठीक है, यानी घटना में गुलाब, और बात करें देखिए आपका सूरजमुखी और कमल मिले हैं, ठीक है भाई, इनमें से कितने दोस्त को गुलाब मिला है, ठीक है, आप सभी से पूछा है कि यानी कि आपका रोज मिला है, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो आप इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है, इसमें भी पढ़ सकते हो, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको बताई हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए आप सभी से पूछा कि इससे कितने दोस्त हैं जिनको रोज मिला है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रोज कितने कैंडिडेट को मिला है, तो रोज वाला जो सर्कल है वो ये है, ठीक है, रोज वाला सर्कल ये है, और गुलाब यानी अगर मैं बात करूं तो के आपको देखूं तो यहाँ पे जो ये लोटस वाला है, ठीक है, और ये आप सभी से देखें तो ये आपका सनफ्लावर वाला है, ठीक है,
ये चीज़ क्लियर होगी तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए। लेकिन हमसे पूछा है क्या, रोज वाला, रोज वाला आपसे पूछा है, तो रोज वाले में आप लोग देखोगे तो इस सर्कल में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यही पूछा है बस, उसमें और कुछ यहाँ पे अंतर है नहीं। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 35 हो गया। ठीक है, और प्लस आप 9 करोगे और प्लस आप 6 करोगे और उसके बाद 12 करोगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी से पूछा है कि कितने दोस्तों को यानी टोटल दोस्त आप सभी से पूछे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपसे ये पूछा होता कि केवल गुलाब किनको मिला है, तो केवल एक दोस्त को ऑप्शन हम लेके बोला होता तो ठीक था। लेकिन आपको टोटल दोस्त आप सभी से यानी कितने दोस्तों को मिला है, तो आपसे गुलाब के बारे में पूछा है। ठीक है, केवल गुलाब मिला है तो आपसे ये पूछता तो 35 हो जाता। ठीक है, केवल गुलाब किनको मिला है, केवल एक को मिला है 35 को। लेकिन आप सभी से अगर आपसे ये कभी भी ये पूछे, ठीक है, कि कितने दोस्तों को यानी टोटल पूछा है आप सभी से, ठीक है, यानी कितने दोस्तों को गुलाब मिला है, तो आप लोग यहाँ पे इसको ऐड करना है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे ऐड करें तो ये कितना हो गया आप सभी का 15 हो गया, और 15 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 27, और 27 और 35 आप सभी का कितना हो जाता है 27 और 35। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 62, जो कि सी ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है, इसका जो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी का अब आगे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके देखिए आपका रीजनिंग का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपका इंग्लिश की तरफ। ठीक है, अब इंग्लिश की तरफ देखते हैं। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, आप सभी से क्या कह रहा है कि आप सभी से कह रहा है कि सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, आप सभी से ये फॉर्म आपको चेंज करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, आप सभी से हो सकता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करवा ले या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करवा ले। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको पता चलेगा। आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए और आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको दे रखा है। तो जैसे आपको खुद से पढ़ोगे तो आपको तभी पता चलेगा। ठीक है, अब सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इसको देखोगे तो ये किस फॉर्म में आपका दिया गया है सेंटेंस। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये देखो कि ये सेंटेंस जो आपका दिया किस फॉर्म में गया है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेंटेंस है वो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये चेंज नहीं करना। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी यानी आपको जो है इनडायरेक्ट से अब आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है आपको मैं बता देता हूँ एक बारी। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म से, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म से आपको डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका उल्टा पूछ लेता है। ठीक है ना, तो मैं आपको इसलिए उल्टा करा रहा हूँ। अगर हो सके तो कभी कभी मोस्टली ज़्यादातर ऐसा भी पूछ लेता है, अगर मान लो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही पूछता ज़्यादातर, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि कभी आपको उल्टा भी पूछ ले तो आप उल्टा भी आप आराम से कर पाओ। ठीक है, सीधा तो बहुत से कर ही लेते हैं सभी लोग, लेकिन उल्टा भी करना आना चाहिए। ठीक है ना, सीधा तो सभी लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है कि माई फादर आस्क्ड, ठीक है, माई फादर आस्क्ड हिज सन, ठीक है, वेयर ही हैड बीन ऑल नाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि आस्क्ड आता कहाँ पे। ठीक है, आस्क्ड आता कहाँ पे, इंक्वायर्ड में तो आएगा नहीं। ठीक है, इंक्वायर्ड में तो आएगा नहीं। जब कोई फादर और उसके बीच बात होती है तो हम इंक्वायरी तो करते नहीं वहाँ पे, तो इंक्वायरी वाला तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, और आस्क्ड आस्क्ड उड़ जाएगा, आस्क्ड तो नहीं रहेगा ना। जब सीधी सी बात है, आप सेट टू को ही आस्क्ड में चेंज करते हो, सीधी सी बात है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है ना, तो सेट टू को ही आस्क्ड में चेंज करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास डी और ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे पास बी और सी बचा बस। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है कि ऑप्शन को काटना आना चाहिए बस। ठीक है, ऑप्शन को यहाँ पे यानी कि अगर बात करूँ तो आपको डिफरेंशिएट करना है बस, और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें आपको बस यही चेक करना होता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है ना, अब देखते हैं कि माई फादर सेट टू हिज सन। ठीक है, माई फादर सेट टू हिज, यहाँ तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे हम देखें तो यहाँ पे आप सभी से क्या कहता है, आगे कह रहा है क्या कि वेयर हैव यू, ठीक है, वेयर हैव यू बीन ऑल नाइट। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे वेयर यू हैव बीन होता है या फिर आपका वेयर यू हैव यू बीन होता है। ठीक है, आपको ये चेक करना है सबसे पहले। अगर हम देखें तो हैव यू बीन होगा तभी तो ये जाके आपका ये हो जाएगा वेयर ही हैड। ठीक है ना, तभी तो ये होगा ना आपका, ना कि पहले आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को यू जो पहले नहीं आएगा बल्कि बाद में आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा बस। यहाँ पे 50-50 तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल हटा सकते थे और आराम से आप इसका आंसर कर सकते थे। तो इस तरीके से क्या है कि इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप सभी का, कि ध्यान रखना है कि मैं जो है इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यानी अगर आप इसको बनाओगे तो द फादर, ठीक है, द फादर सेड टू द हिज सन वेयर ही हैव यू बीन ऑल नाइट। ठीक है, अगर आप इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये यही आएगा। ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आप सभी के सामने। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया आपका वॉइस का। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो वॉइस का क्वेश्चन आ चुका है। आपको करना है डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन दैट मिस्टर अखिल ओपन द गेट। ठीक है, ओपन द गेट इन पैसिव, आपको पैसिव में आपको चेंज करना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो एक्टिव बेस में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, ये तो एक्टिव बेस में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, चलिए आगे हम देखें, इसको इसको देखते हैं। द गेट हैज बीन, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीधी सी दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बीन नहीं आएगा। ठीक है, द गेट ओपन बाय द मिस्टर अखिल। ठीक है, तो यहाँ पे बीन तो आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है बीन हैड बीन कुछ तो होता ना यहाँ पे, तो इस वजह से ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो इस तरीके से ये भी आपका गलत हो जाएगा। कहाँ पे कुछ बाज वर कुछ तो होता ना, तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली आपको ओपन दे दिया है। ठीक है ना, ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। अब यहाँ पे सिंपल सा एक ऑप्शन बता, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको चेंज करोगे तो मिस्टर अखिल ओपन द गेट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसको आप चेंज करोगे तो द गेट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तब आपकी जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब उसके बाद बाई लगा के, ठीक है, ऑलरेडी तब उसको बाई लगा के जब आपका जो भी करता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो आपको तब लाते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चेंज करोगे तो द गेट हो जाएगा। सबसे पहले द गेट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी। ठीक है, और आपका ओपन का ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन का ओपन ही है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और किसके द्वारा किए गए, बाई लगा के आपको मिस्टर अखिल के द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक आप सभी से पूछा गया है। ठीक है, आप सभी से कह रहा है कि सी वाज, उसके बाद डैश राइट नॉर रॉन्ग। ठीक है, आप सभी से ये पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर के साथ और इधर और नॉर्दर के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बता दूं, कभी भी आप सभी के सामने नॉर आए, ठीक है, तो नॉर हमेशा जो है उसके साथ में जो है नीदर के साथ में नॉर आता है। ठीक है, किसके साथ में आता है, ठीक है, नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है। ठीक है, क्या आता है, नॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसका जो भी ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, नॉट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कभी भी दो चीज़ों के बारे में बात करी जाती है और दोनों चीज़ें नेगेटिव हों तो हमेशा नॉट नॉट कभी नहीं लगता, हमेशा नेदर लगता है। ठीक है, और एदर वेदर तो ये सब पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विन विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। आप सभी से यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर छाटना है कि कहाँ पे आप सभी का ग्रामेटिकल एरर दे रखा है। ठीक है, अब इस ऑप्शन जो ये आपका सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, कि आई नो द मोस्ट इजीएस्ट, ठीक है, द मोस्ट इजीएस्ट टू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हम कभी भी, ठीक है, हम कभी भी अगर मैं बात करूं तो अब कभी भी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो दो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी लग सकती हैं क्या, आप मुझे बताओ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे आप लोग लग सकती हैं, कभी नहीं लग सकती। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोस्ट अगर मैं बात करूँ तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और इजीएस्ट भी आपके सुपरलेटिव, यहाँ कभी भी ऐसा नहीं लगता। ठीक है, अगर बात करूँ तो मोस्ट क्या है आप सभी का, मोस्ट क्या है आप सभी का, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप सभी का, तो ये आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे गलती कहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गलती है वो आपका आई नो में तो कहीं गलती नहीं है, टू सॉल्व में भी कहीं गलती नहीं है, और ना ही इसमें। तो गलती जो है आप सभी की द मोस्ट इजीएस्ट में ही गलती है। तो यहाँ पे क्योंकि एरर आप सभी से पूछा था, तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर करेक्ट हो जाएगा गलत, यहाँ पे किस में हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी से क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट, यानी इसमें भी आपको एरर ही छांटना है। ठीक है, कहाँ पे आपको एरर दे रखा है, ये आपको यहाँ पे छांटना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कभी भी आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आप सभी से पूछे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, अब जैसे कि आवर दे रखा है, ठीक है, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि आप छोटा बड़ा तो जानते होंगे, जो बच्चा हिंदी मीडियम से होगा उसको तो पता ही होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता रहता है। आ से लेके अगर आप ज्ञानी तक देखते हो, सॉरी, आ से लेके अंग तक आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, आ से लेके जब भी आप अंग तक पढ़ते हो, कोई भी अगर ऐसा कोई दे रखा हो, ठीक है, तो हमेशा उसकी जगह पे एन आता है। ठीक है,
जैसे कि अब हावर तो पढ़ते नहीं हो, हावर इसको आप हिंदी में रिलेट करके देखो, हिंदी मीडियम वाले अच्छे से समझ सकते हैं, समझ इतनी इंग्लिश मीडियम वाले भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हावर तो इसको पढ़ते नहीं हो, इसको पढ़ते हैं हम आवर, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं आवर। तो आवर क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग आवर पढ़ोगे, तो आवर पढ़ोगे तो ये एन आएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इससे पहले एन आएगा, तो एरर तो यहीं पे है, सीधी सी बात है। कहाँ पे एरर है आपका, इन ए, यहाँ पे क्या ए की जगह पे क्या आना था, यहाँ पे एन आ जाता, ठीक है, क्या आना था यहाँ पे एन आना था, ठीक है, क्या आना था यहाँ पे भाई एन आ जाता, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आना था एन आना था, ठीक है, तो यहाँ पे गलती तो यहीं पे है, तो यहाँ पे आपका इन ए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एरर तो ये हो गया, लेकिन आपको अगर कभी भी पूछे का से लेके ज्ञानी तक, कभी भी पूछ ले का से लेके ज्ञा तक पूछे, तो हमेशा उसके लिए एन लगाते हैं, ठीक है। और दा कहाँ पे लगता है, दा लगता है हमेशा कोई भी फेमस जगह हो, ठीक है, कोई भी सुपर जो सुपर चीज़ें होती हैं उसी के लिए लगता है, दा ताजमहल जैसे कि, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो दा हमेशा वहीं पे लगता है, ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का किसका है, ये अगला क्वेश्चन है आप सभी का सिनोनिम का, ठीक है। चलिए सिनोनिम की तरफ चलते हैं। अकॉम्प्लिस का आप सभी से सिनोनिम पूछा है, ठीक है, अकॉम्प्लिस का सिनोनिम आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अकॉम्प्लिस का सिनोनिम आप सभी के सामने है, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इनका भी ये पता होना चाहिए कि ये आपका क्या होता है। सक्सीड, सक्सीड तो आप लोग जानते हो कि सक्सीड माने कोई भी चीज़ आप अचीव कर लेते हो, तो आप उसको अचीव कर लेना ही सक्सीड कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप अचीव कर लेते हो वो सक्सीड कहलाता है, ठीक है। आप किसी में सफल हो जाते हो किसी भी चीज़ में तो वो सक्सीड कहलाता है, ठीक है। चाहिए एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट आप सभी का क्या होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ एक्नॉलेजमेंट होता है कन्फर्मेशन, ठीक है, क्या होता है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगी। बात करें एक्वेंट, एक्वेंट क्या होता है, एक्वेंट होता है आप सभी का किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना किसी से, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराना को ही आप हम एक्वेंट बोलते हैं। एबिलिटी, अभी कभी आपसे पूछे एबिलिटी, एबिलिटी होती है आप सभी की स्किल, ठीक है, स्किल या फिर हम कह रहे हैं तो कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी को ही हम एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कैपेसिटी, कैपेसिटी को ही हम एबिलिटी बोलते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपसे भी से पूछे अकॉम्प्लिस, ठीक है, अकॉम्प्लिस माने क्या होता है कि किसी भी चीज़ में आप सक्सीड हो जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ये सफल हो रहे हैं, इसलिए एकदम इनको गोल की प्राप्ति हो गई है, इस वजह से क्या है ये एकदम हर्षोल्लास से यानी इस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अकॉम्प्लिस का मतलब होता है सफल होना, ठीक है, यानी कि सक्सीड होना, ठीक है, ये चीज़ आपका इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। और अगर आपसे कभी भी पूछे इसका एंटोनिम क्या होगा, तो एंटोनिम आपका सीधी सी बात है आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम यानी फेल हो जाना किसी में, वो आपका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इतना आपको देख सकते हैं आप लोग, ये ऑप्शन भी आपको मैं इसीलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपका कुछ भी बचे ना, ठीक है। चलिए अब एंटोनिम की तरफ चलते हैं, एक एंटोनिम भी देख लेते हैं आपका एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है, ना कि सिनोनिम, ठीक है। ऊपर भी आपको चेक कर लेना है, जब आप अपने पेपर में करने जाओगे तो आपको ऊपर पढ़ लेना है कि आपसे सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिनोनिम की जगह एंटोनिम लगाया है, ठीक है, या फिर एंटोनिम की जगह सिनोनिम लगाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ टेस्टिमनी के बारे में, ठीक है। टेस्टिमनी क्या होता है, टेस्टिमनी होता है प्रूफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रूफ को हम टेस्टिमनी बोलते हैं, या फिर किसी चीज़ का प्रमाण उसको हम टेस्टिमनी बोलते हैं। कम्यूट, कम्यूट माने क्या होता है आप सभी का, कम्यूट माने होता है किसी चीज़ को कन्वर्ट करना या फिर चेंज करना, ठीक है, चेंज करने को ही हम क्या बोलते हैं कम्यूट बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपका कन्वर्ट, कन्वर्ट करने को या कम्यूट बोलते हैं। कलेक्ट, कलेक्ट माने क्या होता है किसी चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हैं यानी या फिर किसी चीज़ को असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, असेंबल करने को भी कलेक्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। एडिकेट, एडिक्टेड, एडिक्टेड माने क्या होता है किसी चीज़ का यानी आदी हो जाना, यानी किसी तरीके से एक चीज़ की लत लग जाना, ठीक है, लत लगने वाले को भी हम क्या बोलते हैं एडिक्टेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई फ़ोन का एडिक्टेड है, ठीक है, तो यानी उसको फ़ोन की आदत लग चुकी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इनक्लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है, इनक्लाइन, ठीक है, इनक्लाइन भी बोल देते हैं। आपका एलिगेशन, एलिगेशन का आपको बताना है एलिगेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, एलिगेशन का उल्टा आपको बताना है, तो एलिगेशन का जो उल्टा हो जाएगा आप लोग यहाँ पे बताइएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी एलिगेशन माने होता है किसी पे आरोप लगाना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है आप यानी टेस्टिमनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रमाण दे देना उसका, उसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ईडीएम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ईडीएम आप सभी के सामने आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ईडीएम फ्रेजेस आपको बताना है, ठीक है भाई, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्लोज द सीक्रेट, ठीक है, आपको इसका बताना है, ठीक है भाई, डिस्क्लोज द सीक्रेट। अब आपको इसमें बात करूँ तो डिस्क्लोज द सीक्रेट का बताना है, तो इसमें उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, इसका फ्रेजेस आपको बताओगे तो
ईडीएम फ्रेजेस, ठीक है। तो उससे पहले मैं बात करूं स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको ये चार ऑप्शंस भी मैं इससे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको एक के साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 5 के भी आंसर मिल जाए, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है आखिरकार। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि डिस्क्लोज द सीक्रेट। अगर बात करूँ डिस्क्लोज द सीक्रेट, इसका मतलब यही होता है। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, यानी अनजाने में कोई भी भेद खोल देना, ठीक है। अनजाने में आप किसी के भी, जैसे कि ट्रम्प जी देख रहे हैं, इनके भेद यहाँ पे खुल चुके हैं, ठीक है। किसी ने आपके इनके भेद खोल दिए सामने, यानी कि जितना भी इन्होंने छुपाया था वो सारा कुछ यहाँ पे मीडिया के सामने आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से किसी के भेद खुल जाना, जिसको हम स्पिल द बीन्स बोलते हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। लेकिन वेरी एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है। अब वेरी एक्सपेंसिव हो जाए मतलब कोई भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट इन, जिसको हम उसका अगर ईडीएम देखें तो कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, ठीक है, कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, ठीक है। आप सभी से पूछे कभी भी कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, मतलब अगर बात करूं तो बहुत महंगा पड़ जाना, ठीक है, बहुत महंगा पड़ जाना, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है भाई, पढ़ना। ओकेजनली क्या होता है आप सभी का, ओकेजनली होता है आप सभी का ईद का चांद होना, ठीक है, यानी कि बहुत कभी कभार देखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं ईडीएम फ्रेजेस का मतलब क्या होता है कि आप एक प्रकार से आपका सेम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ईद का चांद होना। तो अगर मैं बात करूं ईद का चांद होने को अगर हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। देखते हैं ना ईद का चांद बहुत कभी कभी निकलता है, तो उस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, कभी कभी देखना। बात करते हैं आपका सस्पेक्ट अ ट्रिक, ठीक है। सस्पेक्ट अ ट्रिक का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, देखिए, दाल में कुछ काला होना, यानी सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि किसी ना कुछ तो दाल में काला है, तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग बोलते हुए देखे होंगे, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप बोलते हुए यहाँ पे आपको काफ़ी बार देखा होगा। टू स्मेल अ रैट, इसको हम क्या, उसका जो है क्या हो जाएगा, टू स्माइल अ रैट, ठीक है। यहाँ पे पूरी दाल ही काली है, जैसे बोलते हैं ना कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिल द विंस, इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग मैंने जो इडियम थे वो आपको मैंने बता दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप सभी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सभी से क्या कहता है कि यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, एबल टू यूज, ठीक है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है ना, पीके मूवी का देख सकते हैं आप लोग, ये आदमी दोनों हाथ से लिख सकता था, ठीक है, यानी कि अ पर्सन हु कैन राइट बोथ हैंड, यानी कि दोनों हाथ से लिख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आइकोनोक्लास्ट के बारे में जानना जरूरी है कि आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, ठीक है भाई। आइकोनोक्लास्ट किसको बोलते हैं, यानी कि पर्सन हु अटैक। अगर मैं बात करूं अ पर्सन हु, ठीक है भाई, अगर बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट को, अ पर्सन हु अटैक और क्रिटिसाइज, ठीक है, अटैक और क्रिटिसाइज करना, ठीक है भाई, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है, आपके कोई भी रीति रिवाज है उनको तोड़ने वाला, ठीक है, उसको हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आगे हम देखें तो जेनोसाइड, जेनोसाइड कौन होता है, यानी कि जो यानी कि काफ़ी लोगों को यानी मृत्यु कर देता है, मार दे, फिर उनको हम बोलते हैं जेनोसाइड। यानी कि अगर बात करूं द मर्डर ऑफ अ होल रेस, और या फिर अगर होल रेस, या फिर अगर मैं बात करें अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी काफ़ी लोगों को मृत्यु कर दे, उनकी मार दे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है भाई। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर तो अभी मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 बता दिए। अब देखते हैं आर्चिव के बारे में, ठीक है। आर्चिव होता क्या है, आर्चिव होता है द प्लेस होल वेयर, यानी कि वो एक पहला ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप सभी का, जिसको हम अभिलेखागार बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे अगर मैं बात करूँ अ प्लेस वेयर पब्लिक, ठीक है, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट या फिर अगर मैं बात करूं आप सभी की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आप सभी के ये अगर बात करूँ तो जहाँ पे आप सभी के जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जिसको हम अभिलेखागार बोलते हैं, उसको हम आर्चीव बोलते हैं, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो उभय हस्ती, यानी कि अगर मैं बात करूँ जो दोनों हाथों से लिख सकता है, ठीक है भाई। ये आप लोग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला एक स्पेलिंग का क्वेश्चन है। अब आपको सिंपल सी बात है, इसमें आप स्पेलिंग तो पढ़ी होगी आपने, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये गलती कर देंगे, ठीक है।
ये तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पे डबल एम आता है, सीधी सी बात है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई आया हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रामर की स्पेलिंग होती है, ठीक है, बहुत से बच्चों को तो पता होगी लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होगी, ठीक है। जैसे एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है। जैसे एक्सेस है, एक्सेस की स्पेलिंग बहुत बच्चों को नहीं आती होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्सेस, एक्सपेंसिव मैंने आपको बता दिया, एक्सेस है जैसे, ठीक है, एक्सेस है। अब पता नहीं एक्सेस को क्या लिखेंगे, एक्सेसिव है, ठीक है, एक्सेसिव। इस तरीके से काफ़ी स्पेलिंग ऐसी होती हैं जिनको आप गलत कर देते हो, ई आई ओ, ये शायद छोटी सी मिस्टेक की वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का, ठीक है भाई। अब मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। अगला मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है जो कि आपका लास्ट सेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। आपका मैथमेटिक्स आप सभी से क्या कहता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन आप सभी से मैथमेटिक्स का पहला आप सभी के सामने खुल चुका है, या फिर आप मैं टोटल बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन है, बाकी मैथ का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 116% के लाभ को मिलाकर ऋषि ने, सॉरी 16% है, 116 नहीं 16, ठीक है, 16% के लाभ को मिलाकर ऋषि ने 2069 रुपये में जूते को एक जोड़ा खरीदा, यानी कि जूते खरीदे उतने, ठीक है। जूते जोड़े का या मतलब एक ही जूता, मतलब जोड़ एक जूता, दोनों जूता खरीदे, ठीक है, जोड़ी क्या, ठीक है, यानी एक आपने शूज़ खरीद गए आप शॉप पे, ठीक है, शॉप पे आप क्या करने गए थे, शूज़ खरीदने गए, ठीक है भाई, शूज़ खरीदने गए जो कि 16% के लाभ पे उन्होंने खरीदे, और कितने रुपए के खरीदे, 2069 रुपये के खरीदे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि तो जूतों के क्रय मूल्य, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आप सभी का ये क्या है, ठीक है, ये इन्होंने जो है एक कितने पे खरीदा, 16% के लाभ पे। अब हर चीज़ में बात करूँ तो अपने आप में 100 होती है, अपनी चीज़, हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो हम इसमें ऐड करेंगे तो 16% हो गया, 116 हो गया ये। अब ये पूछ रहा है आप सभी से, क्या पूछा है आप सभी से, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य क्या था, आप सभी से सीपी पूछा गया है, ठीक है। लेकिन आपको सीपी एपी ऐसा कुछ नहीं याद करना। अगर आप पे कुछ नहीं आता तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस वैसे करना है। आपको क्या कर रहा है, ये आपका 116% के लाभ के पूछ रहा है, ठीक है ना। और कितने, आपको 2069 दे रखा है, जैसे कि 2069 दे रखा है, तो सीधी सी बात है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, जैसा कि मैं आपको बताया, ठीक है। उससे पहले आपको 100% निकालने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी 1% की वैल्यू क्या रहेगी। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर आप इसको, अगर मैं बात करूँ 1% निकालेंगे, अगर हम 2069 को अगर हम 116 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 17.75 आएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हम 100% से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है, 100% से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1775 आ जाएगा। और 1775 रुपये कहाँ पे आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, बात खत्म, ठीक है भाई। आज मैंने जो क्वेश्चन थोड़े से सिंपल रखे हैं, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में आपको क्वेश्चन सिंपल नहीं मिलेंगे। आज पहली क्लास है जिससे कि आपको कंफर्टेबल माहौल लगे, इसलिए मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। बाकी आने वाली क्लासेस में आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई, क्लियर। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 10 संख्याओं का जो औसत है आप सभी का कितना दे रखा है, 10 संख्याओं का जो एवरेज आपको दे रखा है, कितना देखा, 42 दे रखा है, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई। अब आपसे भी से क्या कह रहा है कि प्रत्येक यानी नंबर में हम 5 नंबर ऐड कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, जब प्रत्येक नंबर में ऐड करोगे तो सीधी सी बात है, यानी कि जो एवरेज होगा उसमें भी 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं है। अब देखो 11वां जो बच्चा होगा भाई, 11वें का भी देखिए, अगर आप यहाँ पे ये 42 है तो 11वें का भी कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें 5 ऐड कर दोगे तो 47 हो जाएगा। 12वें का कितना हो जाएगा, ठीक है, उसका भी 47 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक में यानी हर एक में ऐड करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप हर एक में ऐड करोगे तो हर एक में ऐड करोगे तो 42 प्लस 5 सब में ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 47 आ जाएगा। और 47 हमारे पास बी ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है ये देख लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आप सभी से कि 450 रुपये की राशि को 4.5% की राशि वार्षिक साधारण ब्याज पर, ठीक है, ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने के में कितना समय लगेगा, ठीक है, आप सभी से ये पूछा गया है। यानी कि ये जो आपका 81 दे रखा है, आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि इसमें पी क्या है, यानी कॉस्ट क्या है आप सभी की। अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है आपका 450 रुपये, ठीक है। ये चीज़ आपको सबसे पहले लिख लेनी है। अगर आप पे नहीं आता तो नहीं आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेट कितना दे रखा है आपका, रेट दे रखा है आपका 4.5%, ठीक है, रेट 4.5% दे रखा है। और ऐसा ही आपका क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, 81 रुपीज़। आपसे पूछा क्या है, आप सभी से पूछा है कि हम आपको टाइम पूछा है, टी यानी कि टी पूछा है आपको, ठीक है भाई। तो हमारे पास आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है पी यानी कि मूलधन गुणा दर, यानी कि अगर बात करो तो रेट इनटू समय, यानी कि समय को बोलते हैं टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसमें आपको रख देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। और हमारे पास क्या दे रखा है, एसआई की वैल्यू दे रखी है, तो एसआई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81 दे रखी है।
कितनी दे रखी है हमारे पास, SI की वैल्यू 81 दे रखी है, ठीक है, और P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 450 है, ठीक है, इंटू रेट कितना है हमारा 4.5। अब 4.5 को आप इसको 9/2 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4.5 को 9/2 लिखेंगे तब भी एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, 9/2 इंटू 100, ठीक है, इंटू टाइम, टाइम तो हमारा पता नहीं है तो सीधी सी बात है हम टी लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम देखें तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास अगर बात करूँ तो यहाँ से अब कितना है ये 9, 9 से अगर हम देखें यहाँ इस 9 से 9 काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार, ठीक है, और इस 9 से अगर हम इसको काटेंगे 45 को तो कितनी बार बच जाएगा 5 बार कट जाएगा, यानी ऊपर कितना बचा आपका 5 बचा, ठीक है, इंटू टी, ठीक है, बट्टे आपका कितना कितना बचा आपका 20, ठीक है, कितना बचा आपका 20, ठीक है भाई। अब इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 बार कट जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो अगर हम देखें तो टी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, बात खत्म। तो 4 आ जाएगा तो 4 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म, बस डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घन का, ठीक है, यदि किसी घन का आयतन जो है आप सभी को इतना दे रखा है, ठीक है, तो उसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, आप सभी से ही पूछा है, यहाँ पे आप सभी को ये पूछा गया। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कभी भी क्यूब का आपसे वॉल्यूम पूछे, ठीक है, क्यूब का आपसे वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है, क्यूब का आपसे कभी भी वॉल्यूम पूछ ले तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक ही क्यूब होता है, ठीक है। और कभी भी आपसे क्यूब के डायगोनल पूछे, ठीक है, क्यूब के डायगोनल यानी विकर्ण आपसे पूछे, ठीक है, डायगोनल अगर आपसे पूछता है तो डायगोनल आपके क्या होता है, ठीक है, √3a होता है, कितना होता है √3a, ठीक है। बस आपको इसमें रख देना है। अब सीधी सी बात है, ठीक है, हमारे पास क्यू का आयतन यानी कि आयतन हमारे पास दे रखा है, सीधी सी बात है आयतन हमारा दे रखा है, तो क्यू का आयतन कितना दे रखा है, एक ही क्यू आयतन होता है, और कितनी वैल्यू दे रखी है उसकी 729 दे रखी है, ठीक है। अगर आप इसको ए को निकालोगे तो सीधी सी बात है 81, ए का स्क्वायर 81 और ए का क्यू कितना, तो 9 का हो जाएगा। ए का आपको क्यू तो याद होंगे ही, नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी आपको। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। लेकिन हमसे पूछा कि डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था, डायगोनल निकालने के लिए मैं आपको क्या फॉर्मूला बताया, √3a बताया, ठीक है, √3a, तो √3a बताया तो ए की जगह पे आपको बस क्या करना है कि ये रख देना है रूट इंटू 9, तो 9√3 हो जाएगा। अब किस में दिख रहा है 9√3, सॉरी 9√3, ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको 9√3, हमारा बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए आप सभी से अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका आपको मान निकालना है, इसको आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसमें आपको बोर्ड मास रूल से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है, क्लियर भाई। तो चलिए अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड मास रूल से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, बोर्ड मास रूल से अगर आपको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना पड़ता है, ऑफ अगर है तो उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका ऐड, उसके बाद सबस्ट्रैक्ट, इतना आपको इस तरीके से आपको करना पड़ता है, ठीक है। बोर्ड मास रूल आपका ये होता है। चलिए हम इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका बड़ा सा ब्रैकेट दे रखा है आप सभी का, ठीक है, उसमें आपको 10 सही 1/3 5/3 इंटू बात करें तो उसके बाद ब्रैकेट में 10 + 14 डिवाइड बाई 3 - 1, ठीक है। या फिर इसको डिवाइड को अगर आप यहाँ करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड को यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में सिंपल होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ आपका 10 या 30 और 31/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप सभी का 31/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करोगे तो 31/3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे कितना ये डिवाइडेड का रूल लगा हुआ है, कोई बात नहीं, 5/3, ठीक है। अगर बात करें तो उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 या 30, ठीक है, और प्लस 14 44, ठीक है, 44 हो गई, ये कितना हो गया आपका 44, और यहाँ पे अगर 3 इसको जाएगा तो 3 यहाँ पे घट जाएगा /3, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ से आपको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा कितना हो गया 31/3। अब इसको क्या करूँगा मैं उल्टा कर दूंगा, इसमें इसको अगर आप तो ये क्या है सिंबल चेंज होता है, इस नंबर को मैं चेंज करूँगा तो ये उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि सिंबल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। और इंटू अगर मैं बात करूँ तो 44 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41/3, ठीक है भाई। तो 3 से यहाँ पे आप लोग 3 काट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है अब, ठीक है, अब हमारे पास बचता है क्या कि 31/5, ठीक है, 31/5 या फिर कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 41/3 कर लो, ठीक है, इतना हो गया, इतना बचा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 84, ठीक है, 84 को आप लोग 84 यानी कि बट्टे आपका इंटू आपका कितना हो जाएगा आपका 11/15, 11/15, ठीक है, कितना हो जाएगा 11/15। तो यहाँ पे आप लोगों को
ये आपको इस तरीके से मैंने सिंबल दे दिया था, जैसे कि फॉन्ट आपका कुछ गलत आ रहा था इस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक बैठ रहा है, तो 85 तो इसका आंसर है नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 18 सही 11/15, ठीक है, ये आपका इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि 10 वर्षों के साधारण ब्याज, ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस तरीके से आपके चैप्टर वाइज चलते रहेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सभी एक एक दो क्वेश्चन सभी का ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 10 वर्षों के साधारण ब्याज यानी SI मूलधन का 1/5 है, ठीक है, मूलधन का 1/5 है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं कि मूलधन का कितना है, 1/5 है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका फॉर्मूला आपका SI बराबर PRT/100 होता है, ठीक है। लेकिन आपसे ये क्या कह रहा है कि मूलधन का कितना है, 1/5 है, तो P होता है आपका मूलधन बटे 5 कितना है आपका, देखिए कितना दे रखा है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी दे रखी है, P हमारे पास है नहीं, R इंटू T हमारा कितना दे रखा है, T हमारा कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, T यानी कि वर्ष टाइम 10 दे रखा है ना, उसके डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो P से P कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, P से P कट जाएगा, क्लियर। अगर आप इसका R निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 बटे कितना हो जाएगा आप सभी का 100 बटे इसको इसमें ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इससे कटोगे तो कितना बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे जो R यानी कि रेट आपका कितना आ गया 2% आ गया, ठीक है। अब हमें सिंपली करना कुछ नहीं, बस हमें PRT, ठीक है, PRT/100 में इसको रख देना है बस, ठीक है, इतना काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है भाई। चलिए तो क्योंकि हमारे पास आप लोग देखोगे तो P की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 5000 दे रखी है, ठीक है, 5000 दे रखी है, ठीक है भाई। R की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 2%, ठीक है। और T हमारा कितना दे रखा है आप लोगों को पता है, यहाँ पे 5 वर्ष दे रखा है, ठीक है, क्योंकि तब आप सभी से पूछा है कि तब 5 वर्षों के लिए आपका 5000 रुपये पे साधारण ब्याज कितना होगा, तो T हमारा 5 वर्ष हो जाएगा, बस इसमें आपको रख देना है और कुछ नहीं। तब आप सभी से साधारण ब्याज पूछा है, तो ऐसा ही बराबर मैंने आपको बताया PRT/100, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है 5000 और रेट की वैल्यू कितनी है 2%, T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये देख लो, ठीक है, अपन 100। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा कि 50 और 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 500, ठीक है। तो 500 कहाँ पे आपको ऐसा ही बराबर 500 कहाँ पे है 500 ए ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इस तरीके से आपको कर लेना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, आपका 3:5:7 के अनुपात में है, उनका मैसअप है, यानी कि आपका बात करें तो आपका एलसीएम आपको 420 दे रखा है, और आप सभी से पूछा है कि मैसअप है, यानी कि एलसीएम आपको कितना दे रखा है 420, एलसीएम आपको कितना दिया 420, और आप सभी से एचसीएफ आप सभी से पूछा है, ठीक है, क्लियर। तो आपको कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए आपको मैं मान लेता हूँ कि इसको जो 3 5 7 दे रखा है इनको हम x मान लेते हैं, ठीक है भाई। 3x इंटू हम 5x इंटू 7x, ठीक है, x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3 5 15 15 7 105, ठीक है, 105x हो जाएगा, 105x हो गया ना, ये 105x हो गया, ठीक है। और 105x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी दे रखी है, 105x की वैल्यू कितनी दे रखी है 420 दे रखी है, ठीक है। और 420 दे रखी है, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 420 बटे कितना हो जाएगा 105, तो ये कितनी बार जाएगा, ठीक है 105, तो 4 बार चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, बस बात खत्म, इतना ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये ऑप्शन, बस इतना था, इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का एडवांस का आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं आप सभी का, आगे क्या कह रहा है कि माना a बराबर इतना आप सभी को दे रखा है, मैट्रिक्स का सवाल है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में, ठीक है। अब a बराबर कितना दे रखा है आप लोग देख सकते हैं, b बराबर कुछ इतना दे रखा है, तो b इंटू a आप सभी से पूछा है, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो b a आप सभी से पूछा है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई a पूछा है, ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका रूल भी क्या होता है, इसका जो रूल होता है वो रूल ये है, ठीक है, रूल ये है कि दोस्तों कि एवरी कॉलम, ठीक है, एवरी रो को और एवरी कॉलम से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, बस इतना है, इसमें ये होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, अब इसको आप करोगे तो पहली रो है ये वाली, ठीक है, आपकी पहली रो है, और पहली रो को आप पहली रो कॉलम से करोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा, एक बार मैं कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि R1 इंटू हम एक बार करके ही दिखा देता हूँ, और आपका C1, ठीक है, यानी कि R1 का मतलब है रो 1 और C1 का मतलब कॉलम 1, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे b इंटू ए करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको इधर लिख लेंगे हम, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको 2 27, इसको क्या करेंगे 2 27 और 10 और -90, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम इधर लिख लेंगे, बस इतना अंतर है, क्योंकि हमें b इंटू ए निकालना है, ठीक है, ये b बराबर हो जाएगा क्योंकि हमें b a निकालना है,
ठीक है, तो बस इतना है और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब R1 क्या है हमारे पास, -2 है, R1 क्या हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है भाई। R1 -2 और C1 कितना है हमारे पास, C1 कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करना पड़ता है प्लस, उसके बाद देखें अब उसके बाद रो 1 में देखें तो उसके बाद कितना 3 है, यहाँ पे कितना है आप सभी का 3 है, ठीक है। या फिर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 27 भी कर सकते हैं ऐसे कुछ, सॉरी 10 है यहाँ पे, कितना है आप सभी का 10 है, क्योंकि हम इधर ले आए हैं इसको, ठीक है भाई, इधर ले आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा 10 × 3, ठीक है। अब इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस, अगर आप देखोगे 10 या 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 26, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर हम इसी तरीके से करें तो देखिए फर्स्ट रो आपका रो 1 हो गया। अब इस तरीके से दोबारा से करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम को दूसरे से करेंगे, दूसरे कॉलम से करेंगे अब, ठीक है। अब क्या करेंगे कि -2, ठीक है, -2 × 4, ठीक है भाई, -2 × 4, ठीक है भाई, क्लियर। प्लस उसके बाद देखिए 10 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -8 और प्लस का कितना हो गया 20, बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि रो 2 को करेंगे, ठीक है, रो 2 और कॉलम 1 को आप करोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 27 × 2, 27 × 2 हो जाएगा। प्लस अगर हम करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -90 × 3, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखोगे तो 54 माइनस के कितना हो गया हमारा 270, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है माइनस के 216 आ जाता है, माइनस के कितना आ जाएगा 216, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं और आगे भी देखते हैं। अब आएगा क्या रो 2 और कॉलम 2, ठीक है, रो 2 प्लस कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2, ठीक है भाई। चलिए आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 × 4, ठीक है भाई 27। देखिए भाई मैंने आपको ए का मान यहाँ पे रख दिया, बस मान रखना है आपको, मैं तो बस आपको करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता था, ये बस डायरेक्ट आपको करने होते हैं, इसको देख के डायरेक्ट लिखना होता है, लेकिन मैं आपको करके समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। प्लस अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -90, इतना क्या जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, 24 27 चौका 108, ठीक है, और -180, ठीक है, -180 करोगे तो कितना आ जाएगा -72। अब क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं करना, बी और ए का डायरेक्ट मान हमें निकालना है, बस हमें मान रख देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, हमारी पहली वैल्यू कितनी आई थी, हमारी 26 आई थी, तो यहाँ पे 26 रख लेंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 12 आई है, तो यहाँ पे हम 12 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें तो उसके बाद कितना है -216, और उसके बाद कितना है -72। बस अब ये देखो ये किस में बैठ रहा है, -72 मुझे लग रहा है इसमें ही है बस, और किसी में नहीं दिख रहा। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बाकी कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, बस इस तरीके से करोगे तो आराम से आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए की वैल्यू आप सभी को ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है, और ए डॉट बी की वैल्यू ये दे रखी है, तो ए क्रॉस बी आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है भाई कि इसमें जो फॉर्मूला होता है कि ए क्रॉस बी जब भी होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर कभी भी होगा, ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो जो ए का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद बी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और माइनस के ए डॉट बी हो जाता है, ठीक है, ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर। अब इसी तरीके से आपको निकाल देना, बिकॉज हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, सारी चीज़ों की वैल्यू है, और हमें ए इंटू बी का स्क्वायर निकालना, ए इंटू बी निकालना है, तो हमें स्क्वायर तो बाद में निकाल लेंगे, फिर फिलहाल हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू रखते हैं, ए का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ए का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर आपको करना है, सीधी सी बात है। और बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर आपको करना है। माइनस अगर हम देखें तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, ए डॉट बी की वैल्यू हम देखते हैं 12 रख देते हैं यहाँ पे। अब इसका भी स्क्वायर आपको करना है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखोगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक, सॉरी कितना होता है 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 400 हो गया, ठीक है, 100 चौका 400। अब इसको आप 144 माइनस करोगे तो कितना आपके पास बचता है, ठीक है, आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा कितना 256, कितना बचेगा 256, एक मिनट, कितना बचेगा आपके पास 256 बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे बचेगा आपके पास 256, ठीक है, 256 बचेगा यहाँ पे। अब 250, अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू, ये हमारे पास ए क्रॉस बी की स्क्वायर की वैल्यू है कितनी है 256, ठीक है। अब इसका स्क्वायर अगर हम इस पे करेंगे तो ए क्रॉस बी निकालना बिकॉज हमें, तो ठीक है ए क्रॉस बी निकालना है क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी का मान पूछा है हमसे, ठीक है। तो इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो आप मुझे बताओ ए क्रॉस बी किसका, ए 256 किसका होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ए क्रॉस बी हमारा कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा कितना 16, बात खत्म। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी से पूछा है कि
क्या कि 2 tan स्क्वायर बराबर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू आप सभी से पूछिए, आपको वैल्यू निकालनी बस इसकी, ठीक है। उससे पहले आपको इनके मान भी पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि tan 45, ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, आपने पढ़ी होगी अच्छे से। अगर मैं बात करूँ cos 30 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, एक मिनट, उससे पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर निकालना। अगर हमें टेन स्क्वायर निकालना तो सीधी सी बात है, अगर टेन 45 की वैल्यू हमारी इतनी है तो टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक, सीधी सी बात है, ठीक है, इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। अब अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2 होती है। लेकिन हमें अगर बात करें तो क्योंकि हमें कौन निकालना है, कॉस स्क्वायर 30 निकालना है तुम्हें, कॉस स्क्वायर 30 निकालना, तो सीधी सी बात है इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये जो रूट है इसका ये हट जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर 3 और नीचे कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा। इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से मैं देखूँ आपका साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर की 60 की वैल्यू, साइन की 60 की वैल्यू भी आपको पता होगी, सेम इतनी होती है √3/2, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसका साइन 60 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अगर आप साइन 60 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो कितनी हो जाएगी आप सभी की, सेम हो जाएगी आप सभी की, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हमें करना है तो 3/4 हो जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। बस अब हमें जैसे दिया होगा वैसे आपको रख देना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसकी वैल्यू आप सभी के सामने रखता हूँ, ठीक है। अब आप सभी के सामने जैसे कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब हमारे पास 2 tan स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, तो 1 रखेंगे, प्लस अब हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4, प्लस 3/4, अब माइनस माइनस उसके पास साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4। अब एक बात बताओ, ये तो कट गई ना, 3/4 प्लस माइनस कट गई, अब बचा हमारे पास क्या, 2, 2 एकम 2, बस खत्म, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके टोटल 40 क्वेश्चन कवर होते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लगभग समय तो बहुत हो गया, आज पहली क्लास थी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1.25 घंटे के आसपास हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 2 घंटे के आसपास की क्लास है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा 50 मिनट के आसपास यहाँ पे क्लास रही, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत लंबी क्लास मैंने ले ली। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा क्या था कि मैंने स्टार्टिंग जानकारी थोड़ी सी दी थी, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस लगभग इतनी लंबी रहेंगी भाई, लगभग बात करूँ तो 1 घंटा 30 मिनट से पहले कोई भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि इतना सब कुछ समझाना पड़ता है, आप लोगों को भी पता है। बेसिक से बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कल जो क्लास मिलेगी आपको, कल भी बता देता हूँ, कल भी क्लास आपको 8 PM पे मिलेगी, लेकिन वो क्लास जो मिलेगी अब आपको बैच में मिलेगी, ठीक है, जो पेड बैच है हमारा उसी में मिलेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पहली क्लास थी तो मैंने इसलिए आपको यूट्यूब पर ले ली, बस बाकी आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपको पेड बैच में मिलेंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि पहली क्लास थी तो मैंने इसलिए आपको यूट्यूब पे ली थी, जिससे कि बच्चों को एक आइडिया हो जाए। बाकी आगे आने वाली जो क्लासेस हैं और ज़्यादा डीप होंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डीप लेवल की क्लास कराऊंगा, जिसमें आपको बात करूँ तो कल जो क्लास मिलेगी लगभग बात करूँ तो 8 PM पे आपको क्लास मिलेगी, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन वो पेड बैच में रहेगी, ठीक है। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी मैंने फीस आपको बता दी है 299 रुपीज़ है। जैसा मैं आपको पेपर करवाऊंगा वैसे आपको करवाऊंगा, देख सकते हैं आप लोग। 15 क्लासेस टोटल में लूँगा, और आपको कल जो क्लास होगी, बहुत से बच्चे पूछेंगे भैया कल जो क्लास होगी, मैं बात करूं जो कल पिछला बैच मैंने पढ़ाया था उसकी क्लास आपको मैं रिकॉर्ड ऑलरेडी है मेरे पास, मैं कल वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा। जितनी भी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी जो भी बच्चा बैच लेना चाहता है तो आप हमारे नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे को बैच लेना है तो वो बच्चा मैसेज कर सकता है, जिसको बैच चाहिए वही मैसेज करे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9412624733 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जिस भी बच्चे को बैच परचेस करना है वो मैसेज कर लीजिएगा, उसको बैच मिल जाएगा, ठीक है। और इस बात को मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% पेपर को पास करवाने की हम गारंटी देते हैं अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन हो जाते हैं तब, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी जो कि मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन वो पेड बैच में मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। क्योंकि इतना सारी मेहनत करना आप भी जानते हो, क्योंकि भाई बिना पैसे के तो कोई नहीं करता, ठीक है, आप भी अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता है कि बहुत ही बच्चे कम होते हैं इसमें आपको, तो इसलिए क्या है कि ये पेड लेके आना पड़ता है। नहीं तो यूट्यूब पे आपको ये तो है नहीं कि 2 4 10 20 हज़ार 50 हज़ार व्यूज चले जाएंगे, इस पर 800 600 500 व्यूज जाते हैं, इससे क्या हमें कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से, तो ठीक है। तो इसलिए हमें ये पेड बैच लाना पड़ता है, ठीक है। और इतना देने के लिए आपको भी पता है हम भी कुछ कर रहे हैं, तो ये आपको जितना आपको 200-300 रुपये में मैं गारंटी लेता हूँ कि इसको आपको 100% पैसा जो है वसूल हो जाएगा, ये बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी लोभ लालच मत कीजिएगा, बात 300 रुपये की बात है, आप इसको बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है वो कर लीजिएगा। 9412624733 हमारा नंबर है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड गाइडिंग अपडेट आपको मिलती रहेगी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।